बढ़िया। तो हम थोड़ी बात कर देते अध्ययन अभ्यास के संदर्भ में कुछ और फिर जो प्रश्न होगा उस पर और बात कर लेंगे। पर कुछ मुद्दे मैं अपनी तरफ से पहले रख देता हूँ। मुझे लगता है कि अभ्यास के काम को आप लोग कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकता पर ध्यान को बना के रखना जरूरी है। उसके आधार पर भाव का ठीक रहना जरूरी है। फिर विचार में तरीके ढूंढने की ज़रूरत है कि जो स्थिति परिस्थिति है हमारी, उसमें भाव को ठीक बनाए रखते हुए कैसे जिएं। और अभ्यास पे मैं ध्यान दिला दूं, कई सारे अभ्यास एक साथ नहीं शुरू करने होते हैं, वो हैंडल नहीं होगा। कोई एक अभ्यास, अधिकतम 2 अभ्यास को पकड़ के हमको ठीक से करने की ज़रूरत होती है। वो जब सध जाता है तब फिर तीसरे चौथे को एक एक करके लेना होता है। एक साथ 20 जगह अगर अभी हम ध्यान देना चाहें तो एक भी काम नहीं कर पाएंगे। सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके एक एक करके करें तो दिन भर में 5, 7, 8 तो कर ही देंगे, कितना भी कम करेंगे तो अभ्यास में ध्यान का मुख्य रोल है। उसको बहुत सारी जगहों पर एक साथ उलझाएंगे तो गति नहीं हो पाएगी, गति नहीं हो पाएगी। कोई 1, 2 को पकड़ के ठीक से हमको कर देना चाहिए। और चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अल्टीमेटली ये सभी सुसंस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक से भी आप काम शुरू करेंगे, वो अपने आप दूसरों में काम होना शुरू हो जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है। मुद्दा है किसी एक पर भी ठीक से पकड़ बनने का, और वो अभ्यास से ही होगा। अभ्यास की चीज़ अभ्यास से ही होती है। कितनी भी बार उसको सुन लें, कर लें, वो नहीं होता। दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन लिख लेने से, समझ लेने से इलाज नहीं होता है। खाने से ही होगा ना, सेवन करने से होता है। और क्या, वो ज़रूरी है। तर्क से भी समझ लेंगे ना कि वो दवा कैसे कैसे शरीर में काम करती है, पेंक्रियाज में जाके कैसे बढ़ा देती है, वो समझ लेने से पेंक्रियाज नहीं ठीक होने वाला है। सेवन जरूरी है, सेवन जरूरी है। और सेवन कर पाएंगे जब दिखेगा कि ये सही है, इसमें सुख है। ये दोनों दिखना जरूरी है। सही यही है, सुख इसी में है। सुख नहीं दिखाई दे रहा हो तात्कालिक रूप से तो प्रश्न पूछना शुरू करें कि ठीक है अभी तत्काल में नहीं दिख रहा है, बट थोड़े लंबे समय में भी देख सकते कि नहीं देख सकते। हमारे आदत बिगड़ जाने से, अभ्यास बिगड़ जाने से, तरीके बिगड़ जाने से अभी हमको नहीं इसमें सुख दिख रहा, बट थोड़े समय के एफर्ट से हो सकता कि नहीं हो सकता। तो हमारा झुक के बैठने का आदत हो गया है, सीधा बैठना शुरू करते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है, बट ये समझ में आना ज़रूरी है कि ये जो थोड़ी तकलीफ हो रही है ये थोड़े समय की ही तकलीफ है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा भी है और थोड़े समय के बाद तकलीफ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब आदत बनने की बात है। अभी आदत ऐसे बन गया है, थोड़े समय के बाद आदत ऐसे बन जाता है। और क्या, आदत ही तो है, आदत ही तो है। हम लोगों को सामान्य ज़िंदगी में चलने की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, और बाकी लोगों का भी दिखता है। नर्मदा यात्रा में जो शुरू करते हैं ना, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलने में ही बहुत थकान लगती है। 15 दिनों के बाद ये आदत हो जाता है कि 10-15 किलोमीटर तो वार्म अप लगता है कि अभी तो तैयार हुए हैं चलने के लिए, वो वार्म अप लगता है। वैसा हो जाता है, लगता ही नहीं है कि कुछ चले। हमारे साथ एक दीदी थी, वो मजाक करती थी, वो कहती थी अब हम घर लौट के आएंगे ना और कहीं जाना होगा मार्केट तो घर वाले एक डंडा पकड़ा देंगे और कपड़ा पहनवा देंगे कि जाओ।
तो तो ये समझ में आना जरूरी है कि हमारे बिगड़े हुए अभ्यास के कारण, बिगड़े हुए आदत के कारण तात्कालिक रूप से कुछ चीज़ें खराब लग सकती हैं, ठीक नहीं लग सकती हैं। वहाँ हमको रुक के ये देखने की ज़रूरत है कि मेरा वास्तव में ठीक क्या है, मेरे लिए वास्तव में शुभ क्या है, और वो दिख पाए कि वास्तव में शुभ दूसरा है। तो साथ में ये भी देख पाएँ कि ये बिगड़ा हुआ आदत थोड़े समय में ठीक हो जाता है तो ये दुख खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दुख बना रहता है, आदत है एक तरह की बनी हुई है, अभी दूसरी तरह की बन जाती। तो वो कंफर्टनेस जो है ना, वो आदत का कंफर्टनेस है, न कि झुक के बैठने का कंफर्टनेस है। वो जो अनुकूलता लग रही है ना, अच्छा लगना हो रहा है, वो कोई झुक के बैठने का नहीं है, आदत का है। तो आदत दूसरी बन जाएगी तो उसका लगेगा। एक तरह का खाना खाने का आदत हो गया है, किसी कारण से बदल के दूसरे में ले जाना चाहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उस खाने में बहुत अनुकूलता है, आदत बन गई है लंबे समय की। अभी नया वाला शुरू करेंगे, उसकी आदत बन जाएगी। बहुत सारे लोग किसी कारण से जो अनाज खाते रहे और किसी समय फल पे शिफ्ट करते हैं, पहले 15 दिन 10 दिन कठिनाई होती है, ठीक, कठिनाई होती है। 15 दिन के बाद उसका नया टेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक, फिर फलों का स्वाद ही अच्छा लगने लगता है, पलट के अनाज पे आना मुश्किल होता है। तो ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह की जो आदतें हैं हमारी, वो मुद्दा फल के अच्छा लगने या अनाज के अच्छा लगने का नहीं है, वो मुद्दा आदत के अच्छा लगने का है। तो नई आदत जैसे ही बनेगी, पुरानी आदत खत्म हो जाएगी, उसका अच्छा लगने का जो सुख है और खराब लगने का जो दुख है, वो दोनों खत्म हो जाता है। नई आदत में सुख महसूस होने लगता है। तो जब तक वो पुराना आदत बना हुआ है ना, उसका दुख है, उसके टूटने का दुख है, छूटता कुछ नहीं है उसमें। ये बात पकड़ में आती? देखिए, ट्राई करके देखिए थोड़ा। अब ये सब के बाद बॉल आपके कोर्ट में है, आप उसका क्या करेंगे? तो फिर वीडियो में से ढूंढ डाला कि सारे दिन फ्रूट पे ही रहे, सुबह में जो फ्रूट खाना चाहिए तो केले पेट भर के केला, फिर 3 घंटे बाद केरी खाने, केरी मैंगो भी खा, पेट भर के, सारे दिन फ्रूट पे। तो अभी नॉर्मल हो गया था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, एक पूरा अनुभव का किस्सा मैं बता रहा हूँ, नजीक के रिश्तेदार। जिंदगी में 2-4 बार ऐसा अनुभव हो जाए ना, जिसको अनुभव कहते हैं, तो कॉन्फिडेंस बदलता है अपना। उस साल से ऐसा चल रहा है, ये 7 दिन से रोटियां कहाँ है? दो चार को मन में भी लगा होगा, डर लग गया होगा, आपसे पता नहीं कहेंगे तो क्या करेंगी। ये पकड़ना जरूरी है कि ये आदत बदलने में मुद्दा पिछली चीज में सुख का नहीं है, मुद्दा आदत के साथ कंफर्टनेस के जुड़ जाने का है, ठीक। तो नई आदत जैसे ही बनेगी वो छूट जाएगा, थोड़े समय का शिफ्ट का स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। हाँ भैया, जो आप आदत बदलने की बात करते हैं, तो मेरे परिवार में हफ्ते में शायद 1 बार चावल होता है, हफ्ते में 1 बार, नहीं भी होता है। इधर पोषक भाई गीता बहन रोज दोपहर में चावल ही खिलाते हैं।
तो पहले 2 दिन तो भूखा भूखा ही लगता था, कितना भी खाए तो अंदर से भूख ही लगता था। अभी आदत बन गई, अभी इतना थोड़ा कंफर्ट हुआ, अभी 100% तो कंफर्ट हुआ ही नहीं। 1 महीना करेंगे ना, अगर शरीर पर कोई उसका असर नहीं हो चावल का, देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रॉब्लम हो तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट अगर वो नहीं है तो 1 महीने की आदत के बाद ना आप घर जाएंगे तब चावल ढूंढेंगे, न कि रोटी आपको ठीक लगेगा। 1 महीने की आदत बदल लेने से इन नया पैटर्न डेवलप करने में प्रॉब्लम होती है। मुद्दा ये नहीं है कि पुराना वाला सुख लग रहा है, मुद्दा इतना ही है कि पुराने पैटर्न के हम अभ्यस्त हैं, ये नया वाला में जा रहे हैं, तो पैटर्न तोड़ने की जो जड़ता की जो समस्या है ना वो होती। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है वो इनर्सिया है, इनर्सिया है, वो शुरुआती जो है ना वो धक्का मारने जाइएगा तो रेसिस्टेंस है उसका। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, उतने समय तक वो हो जाता है तो फिर मूव कर जाता है आगे। तब दूसरा नियम काम करता है, गति में है तो गति में बना रहेगा जब तक कि कोई दूसरा फोर्स ना लगे कल जो आप थ्रेशोल्ड की बात कर रहे थे वही बात है, पैटर्न के लिए वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाके क्रॉस करना पड़ेगा। जी उतने समय की जो पीड़ा है ना वो थ्रेशोल्ड पार करने तक पुराने पैटर्न को तोड़ने की पीड़ा है, न कि ऐसा है कि पुराने में बहुत सुख है जो छूटा जा रहा है। ये पैटर्न में बने रहने का इनर्सिया का सुख और दुख है, जड़ता का सुख और दुख है, न कि उस वस्तु का। तो ये जो नया पैटर्न बन रहा है उसमें सुख देखना पड़ेगा ना, कि पुराने पैटर्न में दुख देखना पड़ेगा, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना होता है उसमें। नया पैटर्न जो पता होता है कि 1 महीना तक ये प्रक्रिया चलेगी, इसलिए 1 महीने बाद इस पर रिव्यू करेंगे कि ये जो नया पैटर्न हम ले रहे हैं ये अच्छा है। ये तो बात दिख गया है कि मेरे लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से अच्छा है, अच्छा लगता है कि नहीं, ये इसको 1 महीने बाद रिव्यू करेंगे। 1 महीना करके देखेंगे, 1 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे कि ये पहले जैसा अच्छा लग रहा था झुक के बैठना, ये सीधा बैठना अब अच्छा उतना ही लगता है कि नहीं। पहले जितना अच्छा लग रहा था रोटी खाना, अब चावल खाना उतना ही अच्छा लग रहा है कि नहीं। पहले जितना अच्छा लग रहा था अनाज खाना, ठीक है, अब फल खाना उतना ही अच्छा लग रहा है कि नहीं। पहले पका हुआ खाना जितना अच्छा लग रहा था, ये कच्चा खाना अब उतना अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये 1 महीने बाद रिव्यू करके देखेंगे, क्योंकि हमको पता ही है कि पैटर्न तोड़ने में 1 महीने तक पैटर्न के तोड़ने से कंपैरिजन हो रहा है, न कि अनाज और फल का कंपैरिजन हो रहा है। समझ में आई बात? तो भैया मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है कि शारीरिक आदतें बदलना तो मैं देख पा रही हूँ कि 1 महीने की प्रैक्टिस से आप बोल रहे हो जाएगा, लेकिन मानसिक आदतें ऐसी होती है जो समझ में भी आता है कि मुझे चेंज करना है, लेकिन ऑब्वियसली मैं अभी बोलूँगी ऐसा कि ऑटो मोड में, तो वो ऑटो मोड में होता नहीं है, लेकिन वो उसको मतलब शारीरिक जैसे रोक सकते हैं कि हाँ मुझे चावल नहीं खाना है, तो वो एक डिसीजन से रोक सकते हैं, लेकिन अभी मुझे समझो शिकायत करने की आदत मन में पड़ गई है, तो वो शिकायतें आती रहती है, तो उसको रोकना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? वही धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू करेंगे ना, एक बार ये दिखना शुरू होगा। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? उसके रिगार्डिंग में कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं मेरा एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने 15-16 साल पहले एक ये जो न्यू डाइट सिस्टम है उनकी शिविर की थी। उससे NDS. पहले, हाँ NDS, उससे पहले मुझे चाय की बहुत बड़ी आदत थी। मैं यदि दिन में चाय, दोपहर के बाद में मुझे चाय कहीं नहीं मिली तो रात को मैं 10 बजे मेरी वाइफ को मैं कहता था कि चाय रख, और उसके बाद में ही मुझे नींद आती थी। एक आदत सी बन गई थी, और सिर में एक्चुअल में दर्द भी होता था। और उनकी शिविर में उन्होंने आधे घंटे एक लेक्चर दिया कि शरीर को चाय की जरूर नहीं है,
तो मैंने वो सुना और मैंने उसी टाइम मेरे वाइफ को बोला कि कल से मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो वो तो मेरे पे हंस रही थी क्योंकि वो घर पे देख रही थी कि कितनी आसक्ति है। मैंने उसी दिन वो चाय छोड़ी। उसके बाद में कभी मुझे सर दर्द नहीं हुआ है और कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उसके बाद में मैंने चाय जब भी पी है, मुझे कोई और जो पहले टेस्ट आता था वो अभी आ ही नहीं रहा है। मतलब चाय पी रहा हूँ मैं, लेकिन कोई आदत नहीं है कि भी चाय मुझे पीना ही पड़ेगा। तो यदि वो मानसिकता बन गई, मैंने उनका जो सुना और मानसिकता में ला दिया, तो बॉडी को रिएक्ट हो गया और हो जाता है, और फिर एकदम सहज हो जाता है। और मुझे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी उन्होंने जो एनडीएस में बताया, और 2-4 लोग ऐसे आए थे जिनकी दोनों किडनी फेल थी, फिर सोराइसिस वाले केस थे कि जिनको चलते चलते लोही के धब्बे हो रहे थे। तो 10 दिन साथ में रह के मुझे पता चला कि वो सब क्लियर हो जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये एडप्ट करके हम निरोगी क्यों ना रहे। तो मैं तब से 16 साल से मैं ये एडप्ट किया हुआ है। तो मैं अभी माइंडसेट ऐसा बन गया है कि सुबह में, और मैं फूडी हूँ, मुझे बहुत अलग अलग खाने की आदत है, और अभी भी वो आदत नहीं गई है, पर मैंने शिफ्ट कर दिया कि शाम को खाना है, बस दोपहर में अभी रो फूडी खाना है। तो वो आदत से बहुत स्फूर्ति रहती है। और अभी मतलब 56 की एज में कोई भी टेबलेट नहीं लेना पड़ता है। बीच में मेरे अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं जीवन में, तो बहुत तनाव आया था, फिर भी कोई ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, डायबिटीज में कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ में जो नज़दीकी दोस्त हैं वो मुझे पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो मैं ये जो एनडीएस को अपनाया हुआ हूँ, तो मेरा शरीर में बहुत फायदा है। तो ये मैं कहना चाहता था। एनडीएस का सिद्धांत समझने से फायदा नहीं करेगा, करने से होगा। सिद्धांत तो हमको भी हो सकता है उनसे ज़्यादा आता हो, ठीक है। उन्होंने उसकी 2-4 किताबें कम पढ़ी होंगी, हो सकता है हमसे। मैंने शायद 2-4 पढ़ ली होंगी, 5-7 पढ़ ली होंगी, 100-50 वीडियो देख लिए होंगे, हो सकता है मुझे ज़्यादा पता हो। लेकिन करने का महत्व है। 4 चीज़ें पता हो, उसको भी कर लेने से वो 4 चीज़ में तो आराम मिलेगा। 400 चीज़ें पता हो और एक भी नहीं करें, ठीक है, बोझ होता है हमारे आपके ऊपर, बोझ होता है। उससे जीवन में एक निष्कर्ष और निकल जाता है कि ये सबसे कुछ नहीं होता है। तो हिंदी में कहते हैं, एक तो करेला तीखा, ऊपर से नीम चढ़ा। तो ऐसा हो जाता है कि पहले से समस्या है, निष्कर्ष और निकल जाता है कि इन शिविरों से कुछ नहीं होता, इन चर्चाओं से कुछ नहीं होता, लोग तो ऐसे वैसे बने रहते, ठीक है। बहुत बार सुन चुके, क्या हो गया? नहीं होगा, करने से होगा, करने से होगा। अभ्यास की चीज़ करने से ही होती है। दीदी जो बात कह रही ना मानसिक आदत के संदर्भ में भी, धीरे धीरे ये बात दिखना शुरू होता है कि अपने मानसिक आदत के इस पैटर्न को भी जब हम बदलने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, मन में हमारा रिएक्शन करने का प्रवृत्ति हो गया है, उस पैटर्न को भी जब हम बदलने की कोशिश करते हैं ना, हमारे ना चाहते हुए भी रिएक्शन आता रहता है, आता रहता है। उस समय भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि रिएक्शन करना मेरी फंडामेंटल टेंडेंसी नहीं है। रोग लगा हुआ है इसलिए आ रहा है। ये आने में कोई सुख मिल रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मानसिक में तो, बाहर वाले में तो फिर भी सुख लगता है कि भाई एक तरह का खाने का आदत हो गया, एक तरह का बैठने का आदत हो गया, उसमें सुख लगता है। जीवन के साथ बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी भी नकारात्मकता में जैसे ही अपने ऊपर ध्यान देंगे, दिखाई देगा कि दुख है, दुख है। वहाँ बड़ी मुश्किल से कहीं दिखाई देता है कि सुख है, बड़ी मुश्किल से। एक आध जगह होता है जब अपने को बहुत गुस्सा रहता है ना कई बार, तो हम कहते हैं यार इसको तो पीट के ही सुख मिलेगा, इसको तो गाली दे के ही होगा, इसको तो मजा चखा के ही होगा। वहाँ कभी कभी लगता है, ठीक है। उसका एक बड़ा अच्छा टर्म है एनवीसी में, हिंदी तो उसको निष्ठुर सुख कहते हैं, उसको निष्ठुरता प्रयोग करते होंगे ना कहीं। हाँ, उसका इंग्लिश टर्म बड़ा अच्छा है पर वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा
पर उसमें भी देखेंगे ठीक से क्या है, तो बेसिकली जैसे ही हमारे अंदर विरोध आ गया है, गुस्सा आ गया है, घृणा आ गई है, अब हम आग में जल रहे हैं। हमको लगता है कि अगले का गला दबा देने से आराम मिल जाएगा, उसका कुछ नुकसान हो जाए उससे आराम मिल जाएगा। पर हमको समझना ज़रूरी है कि ये नुकसान से जो हमको आराम लग रहा है ना, ठीक है, ये बेसिकली दुख के ऊपर मलहम लगाने जैसा है। ठीक है, दुख के ऊपर मलहम लगाने जैसा है, न कि ये बेसिकली में हमारी सुखी होने की डिज़ाइन है। दाद खाद खुजली हो जाए ना तो खुजलाना आराम देता है, वो सुखी होने का डिज़ाइन नहीं है। ये समझना ज़रूरी है। ये बात समझ में आती है? वो डिज़ाइन नहीं है, वो तो ये है कि रोग लगा हुआ है तो उस समय तात्कालिक रूप से राहत के रूप में वो अच्छा लगने की जगह है। तो जब कभी वो अच्छा लगने वाली स्थिति हो ना, उस समय हम लौट करके ये देख सकें कि ये रोग के कारण हमको अभी अच्छा लग रहा है। जैसे ही रोग से बाहर निकलेंगे, ठीक है, दूसरी चीज़ है जो हमको अच्छी लगने लगेगी। फिर ये दूसरे को गाली देने के बदले, प्रतिक्रिया करने के बदले स्नेहपूर्वक जीना हमको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि उस नए पैटर्न में तो वही चाहिए हमको। ये पुराना पैटर्न बना हुआ है, इसलिए हमको वो ठीक लग रहा है। मैं हर बार ध्यान दिलाऊंगा, ये जितनी बात सुन रहे हैं ना, एक भी बात अगर स्ट्राइक कर रही है कि ठीक है, उसको स्मृति में रखना और आदत में लाना वो मुख्य काम है, न कि अगला सवाल पूछ लेना। सवाल तो पूछते रहिए जितना भी पूछना हो, सब पर बात हो जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि वो केमिस्ट की दुकान खोलने वाला डिज़ाइन नहीं है, जिसके पास दवाएं तो सब होती हैं लेकिन वो खुद ही बीमार होता है। ठीक है, बॉटल तो सब होगी वहाँ, डायबिटीज़ होगा तो क्या, ब्लड प्रेशर होगा तो क्या, ये बीमारी होगी तो क्या, लेकिन वो खुद बीमार दिखाई देगा और अपनी दवा के लिए किसी और को ढूंढता हुआ दिखाई देगा कि बताओ भाई क्या खा लें। हाँ भैया, सवाल इसलिए कि स्वयं में देखने के संदर्भ में जो पैटर्न, एक तो आपने बोला कि जो आपने कहा ना देखने के संदर्भ में, मैं इसको भी रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन ये बताऊँगा कि ये काम तब शुरू करना बनता है जब पिछली बात स्मृति में टिक गई हो। अगर पिछला स्लिप कर रहा है और हम इस पर बात कर रहे हैं तो हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। कंटिन्यू प्लीज़। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट लेकर के बता दे रहा हूँ, मैं कोई तुम्हारे लिए नहीं ऐसा कुछ भी कह रहा हूँ। मुझे तो जहाँ जिस पर अवसर मिल रहा है उस बात पर ध्यान दिला दे रहा हूँ कि वो स्मृति में बात को टिकने के आधार पर ही आगे बात करने का मतलब है। पुरानी बात ही अगर स्मृति में नहीं टिक रही है तो बेहतर है उसको टिका के अभ्यास करना, न कि आगे के बिंदुओं पर बात करना। तो एक पैटर्न में बने रहने का सुख है, और एक जो वो पैटर्न से हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका सुख है। तो अभी हम लोग जो बुरे पैटर्न में बने हैं उसको जब हम लोग देखते हैं तो पैटर्न नहीं दिखता, वो दिखता है कि मैं वो कर रहा हूँ, उसमें शायद मेरा सुख या दुख दिख रहा है। पर अभी जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वो पैटर्न चेंज करने का कर रहे हैं। तो आप बोले 1 महीने तक वो पैटर्न ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, मतलब जो पुराना पैटर्न बना है उसको ब्रेक करके हम लोग नया बना रहे हैं। तो उस ट्रांजिशन जर्नी में जो नया पैटर्न बन रहा है उसमें सुख दिखना कब चालू होगा? मतलब वो बेसिकली वो ट्रांजिशन में जो अभी समझ गया, अभी ही 2 बात दिखेगी, एक तो ये सही है और इसी में मेरा शुभ है। ये 2 तो अभी के अभी दिखेगा। सही है, इसी में मेरा शुभ है, ये 2 तो अभी के अभी दिख जाएगा। नए पैटर्न में सुख के ग्लिम्पसेस कितने दिन में आएंगे के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना ट्राई करके देखिए ना, उसके पहले आना शुरू हो जाएगा। तब तक निष्ठा बनाए रखना उस पर, मतलब जब तक वो ना हो तब तक उसको तब तक क्या करेंगे? सही और शुभ के आधार पर जिएंगे। वही एग्जैक्टली कह रहा हूँ, तब तक सही और शुभ को देख करके निष्ठा को बनाया जाए। तब तक सही और शुभ को देख करके निष्ठा को बनाया जाए। तात्कालिक रूप से नहीं भी लग रहा है तो सही है ये तो दिख रहा है, इसी में मेरा शुभ है ये दिख रहा है, उसमें निष्ठा को बनाया जाए।
माइक इधर इधर। अभी की जो चर्चा हुई इससे एक बात पर ध्यान चला गया, जो दीदी ने कहा कि विचारों पर कैसे किया जाए। ये जो आदत शारीरिक है वो तो ठीक है, तो मैं सालों से स्वाध्याय प्रवृत्ति से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो स्वाध्याय प्रवृत्ति में तीर्थ यात्रा में जाते हैं, 6 दिन का वो प्रोग्राम होता है। तो 6 दिन के लिए हम एक बार आदिवासी विस्तार में गए थे। वहाँ नहाने की, रहने की कुछ भी सुविधा नहीं थी। फिर भी जो ये स्वीकृति के साथ जाते हैं और पूरे दिन पॉजिटिविटी में ही रहते हैं, पॉजिटिव विचार ही बोलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और सामने वाला है वो तो अनजान होता है, उसका कोई हमें पास बैकग्राउंड तो होता नहीं, इसलिए उनके साथ पेश आएगा तो पॉजिटिव आएगा और उसका वाइस वर्सा होता है। तो इतनी असुविधा में रहते हुए भी जो पॉजिटिविटी क्रिएट होती थी और 6 दिन के लिए जो विचारों में और जो आता था, वो इससे ये बात रिलेट हुई कि हम कोई आदत में अगर है तो विचारों में भी हो सकता है। ठीक बात। जी भैया। जी नमस्ते सभी को। भैया इसमें जैसे मैं अभी देख पाया पिछले 10 मिनट में जो अभी चर्चा हुई अभ्यास में, पूर्वी दीदी ने जो थ्रेड दिया कि बहुत सारी सूचनाओं में जैसे दीक्षित जी और अभी सांवलिया जी और प्रफुल्ल भाई ने ऐड किया कि तर्क तो पुष्ट हुआ, और गणेश सर को सुनते तो ऐसा भी लगता है कि इस शरीर यात्रा में जो शरीर के लेवल के अभ्यास तो तुरंत 21 दिन 22 दिन में कुछ अभ्यास से दिख जाते हैं, लेकिन जो संस्कार के साथ हम जीवन में अभ्यास कर रहे हैं उसका मुझे लगता है कि ड्यूरेशन या टाइम जो है वो उस पर थोड़ी सी चर्चा भी अगर आप ऐड कर पाए तो मेरा ऐसा अनुमान। जितना जितना जीवन की निरंतरता हमको समझ में आता है ना, उतना उतना ये समय का अकुलाहट खत्म होता जाता है। ये जीवन की निरंतरता नई पकड़ में आने से ना समय की बहुत हड़बड़ी लगती है कई बार। उस पर हमको थोड़ा ठीक से ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरा, अभी मुद्दा इस पर नहीं है कि कितने दिन में बदलेगा। मैं तो मुद्दा यहाँ से उठाया था कि कितने दिन में सुख दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुख दिखना कितने दिन में शुरू हो जाएगा, उसके संदर्भ में मैं इन आदतों को लेकर के कहा था कि अगर कोई शारीरिक आदत अभ्यास बिगड़ा हुआ है, थोड़े समय में ही दिखना शुरू हो जाता है, 1 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये जो रिएक्शन में दुख को देखने जाएंगे और सहजता में सुख को देखने जाएंगे, 99% टाइम तो आप अभी देख लेंगे। इनफैक्ट पूरा वर्कशॉप खड़ा ही इसी बात पर होता है कि जिंदगी भर गुस्सा करने वाला आदमी भी ये बात देख पाता है कि गुस्सा करते समय वो अंतर्विरोध में रहता है, दुख में रहता है। जिंदगी में बहुत सारे अपमान को करने वाला व्यक्ति भी पहले ही प्रश्न में ये देख पाता है कि अपमान उसको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए जितनी देर भी अपमान का भाव उसके अंदर आता है वो दुख का कारण बनता है। ये दिखना जरूरी है। वो दिखना एक बार शुरू हो जाए तो सही में सुख और गलत में दुख जुड़ जाता है। फिर यात्रा कितने दिनों की पूरी होगी ये कहना थोड़ा कठिन है। दिशा तो पहचानी जा सकती है कि ठीक की तरफ चल रही है, कहना कठिन है। खास करके अभी हम लोग ज़्यादा जिस जगह पर खड़े हैं और गोल जितना दूर का बना रखे हैं, ठीक है, अनुभव प्रमाण से नीचे तो हम गोल ही नहीं बनाते, ठीक है, ठीक है, उससे नीचे तो कोई गोल ही नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं वो गोल ऐसा ही है कि यहाँ रहते हुए न्यूयॉर्क पहुँचने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहना मुश्किल है कब घर से निकलेंगे, कब चलेंगे, किस स्पीड से चलेंगे, रास्ते में समोसे की दुकान दिखेगी तो वहाँ कितना देर बैठ के खाएंगे, फिर समोसा खा के आगे बढ़े, आगे कोई मॉल दिख जाएगा उसमें घूमने चल देंगे, बीच में मूवी आ गई उसमें लग जाएंगे। कहना मुश्किल है कि कब आगे बढ़ पाएंगे। वो नारद जी की एक कथा है
कि उन्होंने विष्णु भगवान से कभी पूछा, और कथा की तरह लिया जाए, अब उसमें नारद जी नहीं ढूंढिएगा, विष्णु भगवान नहीं ढूंढिएगा, हम तो उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं आपको कथा का। तो कभी उन्होंने पूछा कि माया क्या है। ठीक है, माया इसी को कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ नहीं होती है उसमें हम उलझ जाते हैं। ठीक, बड़ी अच्छी परिभाषा माया की लिखी है अनुभव दर्शन में, जिसका कुल मतलब इतना है कि ये जो जहाँ है नहीं वो वहाँ जो दिखने लगता है ना, वो माया है। ठीक, तो वो पूछा कि माया क्या है, उन्होंने कहा बताएंगे समय आने पर। ठीक, तो एक दिन विष्णु भगवान ने उनको कहा नारद जी को कि मुझे प्यास लगी है, पानी ला देंगे क्या। ठीक, तो नारद जी गए पानी लाने के लिए। जिस घर में गए पानी लाने के लिए वहाँ पुकारे पानी चाहिए। ठीक, तो कोई एक लड़की आई पानी देने के लिए। ठीक, वो लड़की को देख करके नारद जी को उनसे प्रेम हो गया, जैसा हम लोगों को हो जाया करता है बहुत बार एक एज में। तो उन्होंने जो है प्रस्ताव रख दिया विवाह का। ठीक, ठीक है, लड़की परंपरागत रही होगी, उसने कहा पिताजी आते हैं तो बात करके बताऊंगी। ठीक है, आधुनिक होती तो उसकी ज़रूरत नहीं थी वो खुद ही तय कर लेती कि क्या करना है, पर वो परंपरागत थी। तो बोली पिताजी आएंगे तो बताऊंगी। पिताजी आए, बात हुई, संयोग से सहमति भी बन गई, तो शादी हो गई। ठीक, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए, सब काम तो शुरू हो ही जाता है ना, आपको पता ही है विवाह के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो सब शुरू हो गए। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। ठीक है, 2 बच्चे थे, वो बाढ़ आई तो सब भागना शुरू किए गांव से। तो नारद जी भी एक तरफ पत्नी, एक तरफ दोनों बच्चों को लेके पार करना शुरू किए। ठीक, अब बहाव के बैलेंस में ऐसा हुआ कि दोनों को संभालना मुश्किल था। तो एक बहनी शुरू हुई तो उसको पकड़ने का कोशिश की, जैसे ही उसको पकड़ने का कोशिश की ये हाथ छूट गया तो दोनों बच्चा बह गया, और इसको पकड़ने की कोशिश में पत्नी भी नहीं पकड़ाई, वो बह गई। तो जिंदगी में जिन चीज़ों से सारा मोह था वो लुट पिट गया सब धीरे धीरे ये समझ में आता है। तो जब सब लुट पिट गया ना, तब वो शोक मनाने बैठे। ठीक है, सब लुट पिट गया, ब्लैंक, अब क्या करें ज़िंदगी में। जब ऐसा खालीपन आता है ना, तब याद आता है कि आए थे तो हम पानी लेने, ये कहाँ फंस गए उसके पहले कहाँ याद आता है उस सब लुट पिट के जब ज़िंदगी में एक ब्लैंक स्टेट बनता है ना, उस समय वो पिछला याद आता है कि यार शुरू कहाँ से किए थे। तो तब उनको याद आया कि पानी लेने आए थे। तब उन्होंने पूछा कि समझ में आ गया माया किसको कहते हैं। तो ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। हम कहाँ किस चीज़ में कितनी देर के लिए खो जाएंगे, होश नहीं है, सजगता नहीं है, एप्रोप्रिएट अभ्यास नहीं है, तो कहना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत मुश्किल है कि यात्रा कितनी लंबी होगी। ये जो सवाल पूछते हैं ना, कब पहुंच जाएंगे। अरे भाई थोड़ा आसपास पहुंचो तो बताया जा सकता है कब पहुंचोगे। यहीं खड़ा होके कैसे बताएं कि कब पहुंचोगे। हम सब के जितने तरह के डिज़ाइन हैं, इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी खूंटी में कहाँ जाके उलझ जाए। और क्या, कहाँ जाके उलझ जाएं और कितनी देर उलझे रहे हैं, कहना थोड़ा कठिन है। पर जो तय किया जा सकता है ना, वो दिशा तय की जा सकती है। सेटिंग हम ठीक कर देते हैं तो दिशा ठीक हो जाती है। समय का अनुमान मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं, दिशा तय हो जाती है और दिशा दिखती रहती है कि सार्थकता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो जितना मैं अपनी यात्रा को देख पा रही हूँ, ये प्रश्न जो भैया का बना वो मेरा भी प्रश्न था कि कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग हर चीज़ को एक समय में आते हैं। कभी सर बोलते 10 साल लगेंगे, बुद्ध के हिसाब से मुझे लगता है 12 साल लगेंगे, जितना मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि हम लोग उसको देखने के बाद बहुत जल्दी उसमें जाना चाहते हैं। वही जो हमारी आदत है उसकी जिज्ञासा। तो इसकी मुझे बहुत पीड़ा होती थी कि ऑलरेडी मैं 37 ईयर्स की थी जब मुझे वो शुरू हुआ, ये सब समझ में आना। अभी मैं 46 ईयर्स की हूँ, तो एक कैलकुलेट करते हैं कि मैं इतने साल की हो जाऊँगी तो मुझे ज्ञान हो जाएगा। भाई खुद को तो कहीं ना कहीं से खड़ा करना है ना। पर मैंने इसके दौरान ये देखा कि जितना जितना मैं अभ्यास कर रही हूँ उतना उतना मेरी देखने की क्लैरिटी तो बढ़ी है। उसके साथ साथ जो अभी एक आपने बहुत सुंदर आंसर दिया कि जब हम निरंतरता को देख लेते हैं तो समय से अलग हो जाता है, क्योंकि वो निरंतर ही दिखता है। फिर समय के लिए हम पैनिक नहीं होते, क्योंकि वो तो निरंतर है ही। तो जैसे जैसे अभ्यास करते हैं ना तो उसको सुख भी मिलता है। तो अभी अगर ये आंसर है कि पता नहीं कितना समय लगेगा, तो बड़ी घबराहट हो जाती है, यार इसको करें भी कि ना करें और हो भी पाएगा कि नहीं। पर वो प्रैक्टिस करो तो मुझे लगता है ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि कितना समय लगेगा। ये प्रश्न खत्म हो जाता है जब दिखता है कि बाकी सभी रास्तों में दुख ही है, रास्ता तो यही है। भाई कोई और रास्ता ही नहीं है तो क्या टाइम। एक दूसरा, जितना जितना सहजता से चलते हैं ना हम उस रास्ते में, उतना उतना उसका सुख मिलने लगता है। तो अभी जितना जल रहे हैं हम ना, और समय की इतनी ज़रूरत लग रही है, वो रिलैक्सिंग स्टेट में आ जाता है, तो उस समय की भी जो नीड है ना वो ख़त्म होने लगती है। क्योंकि हम जल रहे हैं अभी, इसलिए बहुत समय ढूंढ रहे हैं कि कब वहाँ पहुँचेंगे। यात्रा ही थोड़ी स्मूथ हो जाती है, उसी की तृप्ति बहुत है, बहुत है। भैया समय और पैसा ये दोनों स्कैरसिटी, भैया ने एक बार अनित्य नित्य में मिला के कुछ समझाया था गणेश भैया ने। तो यदि टाइम हो आज या कल पे तो 10-15 मिनट का कॉन्वर्जन इसके बारे में भी, अध्ययन अभ्यास में समय नहीं है वो पहला मुद्दा मेरे लिए तो एटलीस्ट आता है कई बार। आप अगर गणेश जी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं इसको, वहीं बात करें सार सत्र में। नहीं, वही आप अपना प्रश्न पूछेंगे कि हमारे पास समय नहीं है अध्ययन के लिए, हम उत्तर देंगे। तो मेरा भी है। हाँ वही देखिए, उसमें उन्होंने क्या कहा था ये मैं नहीं बता सकता हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, आप पूछेंगे कि हमको अध्ययन करने में सुविधा की अभाव हो रहा है, तो हमारा सिंपल उत्तर होगा भाई फीस तो कोई हम लोग लेते नहीं है, रहने खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, हम प्रोवाइड कर देंगे। अध्ययन के संदर्भ में सुविधा के अभाव का तो सीधा उत्तर है। ठीक है, समय के अभाव के लिए अभी बात करना शुरू करते हैं एक एक करके, और अगर सीधा पूछेंगे तो एक कहानी सुना देता हूँ आपको। मैं हर बार कहता रहता हूँ भाई आदमी व्यस्तता को देखने जाए ना तो समझ में आता है। तो वो कहा कि किसी आदमी ने जो है ना 7 मच्छर मारे, गिन सकते हैं आप, मारे तो 7 मच्छर तो गिन दिए। मारने के बाद उसने कहा कि इसमें 4 मेल है 3 फीमेल है। ठीक है, 4 नर हैं 3 मादा हैं। कहा भाई कैसे पता। ठीक है, तो उसने कहा एकदम सिंपल, 4 अखबार पे व्यस्त थी और 3 आईने पे। तो व्यस्तता कहाँ है हमारी, अखबार में कि आईने में, ये तय तो करना पड़ेगा ना जी। व्यस्त तो हैं हम सब, कहाँ व्यस्त हैं, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। उसकी सार्थकता क्या है, उसकी निरर्थकता क्या है, ये हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना। व्यस्त तो हम सब हैं, पर जिस बात के लिए व्यस्त हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या ये जो गोल हम बात कर रहे हैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने का, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सवाल तो अपने आप से पूछना पड़ेगा ना कि कहाँ व्यस्त हैं, आईने पे कि अखबार पे। वही बता रहा हूँ, मैं कोई कहानी याद नहीं रखा हूँ, परिस्थिति आते ही कहानी उभर आती है, फिर मैं तय करता हूँ सुनाऊँ कि ना सुनाऊँ समय को देखते हुए। ऐसा ही होता है, जीवन की यही महिमा है जी।
जीवन की यही महिमा है। ऐसे बैठा के सुनेंगे तो मैं नहीं सुना पाऊँगा, ये सारी कहानियाँ आपको नहीं सुना पाऊँगा। वो क्या होता है, एक दृष्टि जब हमारी जुड़ती है ना किसी चीज़ के साथ, तो उस दृष्टि के साथ ये सब उभर आता है। रूम में ही एक्सरसाइज होती है, तो मैं तैयार होती थी तो एक कंघी लाई हूँ, इतनी सी क्रीम लाई हूँ जो 4 दिन से आराम से चलती है, अभी भी 4 दिन चलेगी। और ये घर में वेस्ट पड़ी थी तो यहाँ ले आई। तो अदिति को मैंने बताया एक्सरसाइज करनी है, तो जैसे हाथ जले होके देख के समझ आता है, तो मैंने कहा इसको शायद काम में आएगा, तो मैं इसलिए बताया। तो ये बोलते हैं मेरे पास तो क्रीम भी नहीं रखती मैं, तो तीनों की एक्सरसाइज हो गई। तो तीनों की एक्सरसाइज हो गई। चलो भाई कम में चल रहा है। बढ़िया। तो अब हम सुन लेते हैं इनका सवाल। जो अभी बात चल रही थी उसमें जड़ता वाली बात आ रही थी, तो भैया मेरा ध्यान गया कि ये सही है कि जीवन की जो मौलिकता है वो सजगता है और जो शरीर की जो है वो जड़ता है। तो क्या ये जो जड़ता शरीर के स्तर पे भी दिख रही है और कहीं कहीं हमारी आदतों में जो मानसिकताएं में भी है, तो उसका इम्पैक्ट है क्या? जी जी, बढ़िया। तो अब हम थोड़ा आ जाते हैं इस बात पर कि किसी सामान्य रूप से सेशन को हम करते हैं, अध्ययन का सेशन करें, अभ्यास का सेशन करें, लौट करके क्या करें। तो जितनी बातें बता रहा हूँ ये सब आप करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जहाँ आप खड़े हैं उसके हिसाब से जिसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा लग रही है उसको कर लें। स्लाइड नंबर 102 102। डिफरेंस क्या है? इसको मैं शुरू के शिविरों में कई बार बहुत बात करता हूँ, इस बार कुछ लाइन करके छोड़ दिया था तो अब कुछ ही कहूँगा। अध्ययन का मतलब है सही की सूचना ठीक ठीक हमको मिल जाना और सही में ही सुख है इस बात का एक अनुमान बन जाना। और अभ्यास का मतलब है उसको कर लेना। हमको अध्ययन पूर्वक के समझ में आ गया कि मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। अध्ययन पूर्वक हमको समझ में आ गया कि जीवन सही भाव के साथ तृप्त होता है। ठीक है, तो अब अभ्यास की ज़रूरत ये पड़ती है कि जिन जिन परिस्थितियों में मेरा भाव खराब होता है उन परिस्थितियों में हम कैसे उसको ठीक रख सकते हैं, ये उपाय मिल जाए तो उसको कर लेना अभ्यास, कर लेना अभ्यास। तो एक बार पता चल गया कि ये गोली खाने से ये रोग का इलाज हो जाएगा, तो गोली खा लेना अभ्यास। समझ लेने से कि ये गोली खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं होगी, सेवन करना पड़ेगा ना। ऐसे ही समझ में आ गया कि इस रास्ते से चलने से दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो दिल्ली पहुंचेंगे नहीं, उससे चलना पड़ेगा उस पर। ये जो चलना है ना, ये अभ्यास है। दिल्ली पहुंचना है और उसका रास्ता जो हम समझ लेते हैं ना, ये अध्ययन है कि हमको कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वो हमको पता चल जाता है। उसके बाद पहुंचने की मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है ना। तो अध्ययन में फिर भी बताने वाले का रोल ज़्यादा है कई बार। अभ्यास में तो मेरा अपना रोल सबसे ज़्यादा है। दूसरा कोई क्या करेगा? आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन लेके लिख देते हैं सुबह योग करो, वो आलस से बस ना करे, तो अब आप क्या कर लेंगे? दूसरा प्रिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे तो क्या निकलेगा? ये काम क्यों मेरे लिए ठीक है, कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, इसी में मेरा सुख किस तरह से है, इन सारी बातों की डिटेलिंग तो एक चीज़ है, करना उसको दूसरा चीज़ है। तो अभ्यास का मतलब है प्रयास पूर्वक उसको कर डालना, कर डालना। जो मैं पहले दिन से उदाहरण से कह रहा हूँ, ड्राइविंग का सिद्धांत समझना एक बात है, ड्राइविंग कर लेना दूसरी बात है। करना अभ्यास से होता है। आप में से बहुत लोगों से हो सकता है मुझे ड्राइविंग का सिद्धांत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। खाना खाने को दे सकते हैं, थाली सजी रखी है, खाना तो पड़ेगा।
पता है ना मुझे, पता है। तो ये पकड़ना ज़रूरी है। अभ्यास का मतलब है उन सब सिद्धांतों तरीकों को पता होने के बाद आभास पूर्वक हमको पता है, तर्क से भी स्वीकार हो रहा है, अपने सामान्य निरीक्षण से भी स्वीकार हो रहा है, ये जो आभास हमको हो रहा है वास्तविकता का, उस पर चल के कर लेना जी, प्रैक्टिकल। उसके बिना ड्राइविंग कभी नहीं आएगी। 2 किताब पढ़े थे, 2 और पढ़ लीजिए, 2 और पढ़ लीजिए, पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहिए। अभ्यास के बिना उसमें गति नहीं होगी, गति नहीं होगी। जी भैया, तो मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया कि पिछले 3 दिन से वातावरण की अनुकूलता पे मेरा जो असर हुआ, तो शरीर में कुछ हलचल हुई, बुखार। तो डॉक्टर भरत चौधरी के प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट की। बट मैंने ये देखा कि मेरा उन पे विश्वास था और पहले के कुछ पूर्व अभ्यास और पूर्व संस्कार भी थे कि मेडिसिन नहीं लेना है, और यहाँ भी बहुत से लोगों ने पुष्ट किया कि बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हो। बट मेरी की अभी आवश्यकता ये थी कि मुझे इस अभ्यास में तो रहना ही है और आगे यात्रा भी करनी है, तो उन पे विश्वास रखते हुए मैंने उस कोर्स को किया और आज मैं स्वस्थ हूँ। तो बीच में बाधाएं तो आती हैं, विश्वास हिलाने वाले भी आते हैं, और लेकिन जिस अभ्यास पे चल रहे हैं उसके प्रति विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, तभी अभ्यास पे हम टिके रहते हैं, है ना। तो कोर्स कंप्लीट हुआ तो स्वस्थता आई। ठीक बात है। तो अभ्यास के पहले अध्ययन जरूरी है। कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, उसकी क्लैरिटी नहीं है तो कोई 2 बात कह देगा, हिल जाएंगे। बिल्कुल, थ्योरी से सिद्धांत समझ लेना और फिर उसको प्रैक्टिस में कर डालना। बढ़िया। तो अब मैं कुछ बातों को कर देता हूँ। एक सामान्य बात ये दिखाई देती है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस तरह की बातों को सुनते हैं, हमारे अंदर विचार उसी का चलता है प्रधानता से। जैसे अभी आप यहाँ हैं, इन चर्चाओं को सुन रहे हैं, तो यहाँ से जुड़ा हुआ विचार आपको ज़्यादा आएगा। एक मूवी देख के आ जाइए 3 घंटे की, मूवी से जुड़ा हुआ विचार आने लगेगा। ठीक है, कहीं घूम आइए दिन भर, 8-10 क्रियाकलाप कुछ कराइए, कहीं पार्टी कहीं वो, उससे जुड़ा हुआ विचार आना शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जो इनपुट हम अपने आप को देते हैं वही हमारे विचार करने का रॉ मटेरियल बनता है, कच्चा माल बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि सार्थकता के अर्थ में मेरा विचार चले, समाधान के अर्थ में मेरा विचार चले, सच्चाई के अर्थ में मेरा विचार चले, तो रॉ मटेरियल के रूप में कहीं ना कहीं सही का इनपुट देते रहना ज़रूरी है। वो काम पठन करता है, श्रवण करता है, रॉ मटेरियल देने का, सूचनाओं को देने का काम करता है। तो अपने रोज़मर्रा के जीने में देखेंगे ना, तो पठन या श्रवण के लिए कुछ समय ज़रूरी है। ठीक है, मैंने एक अनुमानित समय लिख रखा है, ज़रूरी नहीं है कि यही समय हो किसी का। तो आप सब तो लंबे समय से लगे हैं, इसलिए मैं समय के अनुमान पर बहुत बात नहीं करता हूँ। ये कहूँगा कि इसमें 1 घंटा हमने समय लगाया, तो स्मरण में रखने योग्य बातें या निष्कर्ष को नोट करके रखना ज़रूरी है, दोनों जगह, कॉपी में भी, मानस में भी। सिर्फ कॉपी में रख के भी नहीं होगा और सिर्फ मानस में रखने का हमारा अभ्यास नहीं है, स्लिप हो जाता है। तो कॉपी में रखना सपोर्ट है मानस में रखने के लिए। तो कॉपी में तो रखें ही, लेकिन पढ़ाना कॉपी को नहीं है, पढ़ाना तो अपने को है। ठीक है, तो मानस में रहना मूल बात है, लेकिन दूसरी कठिनाई ये है कि मानस में वो सीधा टिकता नहीं है कई बार। तो उन निष्कर्षों को नोट करके उस पर बार बार ध्यान देने से फिर वो हमारे में टिकना शुरू होता है। हम बहुत सारी बातों को सुने, लेकिन अगर उसका ब्रीफ समरी, उसके निष्कर्षों को नोट करके स्थिर करने का काम अपने में नहीं करेंगे, तो एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से जाएगा।
ऐसा बहता रहता है। टिकना भी जरूरी है ना, इधर से आया इधर से निकल गया तो रहा क्या, वो रिटेंशन पहचानना जरूरी है। क्या कहते हैं जी रिटेंशन को? टिकना जरूरी है, उसमें स्थिर होना जरूरी है। और रह नहीं रहा है उसमें तो बहता चला गया। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं ना, तो आखिरी का कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट इस बात के लिए लगाने की ज़रूरत है कि कौन से मूलभूत निष्कर्ष हमने इसमें से पकड़े। वही बेसिकली उस पूरी बात का समरी होता है, सारांश होता है। आप देखिए ना, टीचर के रूप में जब आप क्लास जाते हैं कुछ कहने के लिए, तो 2-3 बिंदु आपको ध्यान में होता है जो आपको कहना होता है, ठीक है। बाकी सारी बातें आप उसको समझने के लिए फैलाते रहते हैं। सुनने वाले का काम यही होता है, उस पूरे को सुन करके वो जो 2-3 बिंदु कहने के लिए तय किया था वो पकड़ के अपने अंदर रिटेन कर लें, बना रहे। हाँ, तो भैया वो 17:30 में ही करवाते हैं सुबह की जो एक्सरसाइज, क्या था अभ्यास में, कि भी मूलभूत वास्तविकता को अपने में स्थिर करो। तो एक बार वो हो गया, चलो मेरे में वो स्थिर करने का ज़्यादा अभ्यास खुद में, मतलब मैं ये सुनूं ना सुनूं फिर भी एक बार सजगता का अभ्यास करने का चालू कर दिया तो धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब सजग रहो तो मैंने सजग रहना शुरू कर दिया, सजगता का अभ्यास ज़्यादा चलने लगता है। तो तब क्या होता है कि फिर स्थिर ही हो जाता है। तो सुबह से रात तक छोटी छोटी चीज़ों में मैं वो देखती रहती हूँ कि कहाँ पे मैं ये अभ्यास कर रही हूँ। तो मैं नहीं भी कोई पुस्तक पढूं कि नहीं भी मैं कुछ सुनूं, तो वो अभ्यास करती हूँ, तो इससे मेरे को ज़्यादा फायदा होता है। ठीक कह रहे हैं, अभ्यास की अपनी महिमा है निश्चित रूप से। लेकिन जो बात सब अभी कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, अभ्यास में अगर किसी जगह पर कोई शंका उठाए, कैसे करें उसका उपाय नहीं दिख रहा हो, लौट करके आपको अध्ययन पे आना पड़ेगा। और किसी से आप चर्चा भी करते हैं, ये अध्ययन ही है, ये श्रवण ही है। आप किसी से पूछते हैं, वो कुछ उत्तर बता देता है, ये श्रवण ही है। या अपने में ही पलट करके उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मनन है। बट उपाय तो वही करना पड़ेगा अगर कहीं फंसना शुरू हो गए तो। बिल्कुल। तो स्मरण रखने योग्य बातें अगर निष्कर्ष के रूप में नहीं टिक रही हैं तो वो अभ्यास की वस्तु ही नहीं बन सकती। आपको अभ्यास 1-2 में क्या बताया गया था यही होश में नहीं हो तो अभ्यास क्या करेंगे। मैं इतनी देर में जो बातें कह रहा हूँ उसमें कुछ भी आपके मानस में नहीं टिके, लौट करके अभ्यास क्या करेंगे। वो मानस में टिकने के लिए निष्कर्ष को लिखना ये ज़रूरी है। एक आखिरी काम ये बनता है कि इस निष्कर्ष जो हमारा निकला, इसके आधार पर आज की परिस्थिति में मेरे जीने का स्वरूप क्या बनता है, आज हम अपने जीने में इसको कैसे ला सकते हैं, इसको सोचना ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए 1 घंटे की चर्चा में एक मूलभूत निष्कर्ष ये होता है कि मानव शरीर नहीं है, जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। ये हमने अगर उस चर्चा के निष्कर्ष में से पकड़ लिया, ठीक है, तो सार पकड़ लिया, ठीक है। या जीवन की आवश्यकता समझ और भाव है, शरीर की आवश्यकता सुविधा है। अनेक उदाहरणों से, अनेक तरीकों से जब हम उसको बताते हैं, उस आधे घंटे के निष्कर्ष के रूप में आपने ये बात को पकड़ लिया तो सार आप तक आ गया। तो वो मानस में स्थिर होना ज़रूरी है। एक बार वो स्थिर हो जाता है तो ये पलट के देखना होता है कि जो आज हम जी रहे हैं जिन जिन परिस्थितियों में, वहाँ सही समझ और सही भाव के साथ कैसे जी सकते हैं, कैसे जी सकते हैं आज की परिस्थिति में, ना कि जब मानवीय समाज हो जाएगा तब। अभी तो मानवीय समाज होने में कितना समय लगेगा ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मुद्दा ये है कि आज हम कैसे जी सकते हैं,
हो जाएगा परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, तब कैसे जिएंगे, ये तो ठीक है। आज क्या करें, आज कैसे जिए, ये जो उपाय ढूंढना है ना, ये उपाय ढूंढना ही है कि आज की परिस्थिति में मैं कैसे जी सकता हूँ। इसी के साथ करना चाहें तो एक सवाल और पूछ सकते हैं कि पहले जो परिस्थितियाँ आई थी जिनमें मैं ऐसा नहीं जी पाया, पहले की कुछ परिस्थिति आई होगी जिसमें मैं विश्वासपूर्वक नहीं जी पाया, सम्मानपूर्वक नहीं जी पाया, स्नेहपूर्वक नहीं जी पाया, अब जो मेरी समझदारी अभी बन रही है इसके साथ अगर वो सिचुएशन हो तो अब मैं कैसे जीऊँगा, ये उपाय ढूंढना भी ज़रूरी है। इस काम को जितना जितना कर पाएंगे उतना उतना ये होगा कि पुराने जितने समय हम स्लिप हुए थे वहाँ संभलना आ जाएगा। अब कोई नया मुद्दा कहीं आगे फंसेगा वो तो हो सकता है, बट पुराने जिन जिन जगहों पर हम स्लिप करके गिर गए और अपना हाथ पैर तुड़वा लिए, अब वहाँ हमको पता है कि कैसे किया जाए। पुराने जिस बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए थे, अब हमको पता है कि उस पे स्क्वायर कट कैसे मारा जाए। नहीं क्या ऐसे ही तो होता है जी, सारी ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। एक क्रिकेटर यही करता है, वो देखता है कि जो बॉल आई उसको हमने क्या किया तो बोल्ड हो गए या कैच हो गए, ठीक है। वो आदत को अपडेट करता है, चेंज कर लेता है, चेंज कर लेता है। जिस बाउंसर को लोग पहले छोड़ देते थे ना, धोनी के आने के बाद वो हेलीकॉप्टर शॉट फेमस हो गया कि मारो ऊपर से छक्का। उस बाउंसर को छोड़ देते थे लोग, किसी समय हाथ नहीं लगाते थे, हट जाते थे। वो एक तरीका होता था डॉट बॉल फेंकने का किसी बॉलर के लिए कि बाउंसर मार दो। तो अभी एक तरीका हो गया कि भाई ये डॉट बॉल बाउंसर मार देता है, रन नहीं बनता। एक नया तरीका ढूंढा कि भाई इसको मारो सीधा छक्का। आप देखिए ना, ये समाधान का मतलब है, ये तरीका ढूंढने का मतलब है कि जिस परिस्थिति में हम हड़बड़ा जाते थे, फिसल जाते थे, गिर जाते थे, अब उसको कैसे डील करेंगे। खूब करते हैं इस काम को क्रिकेट में। इनफैक्ट बॉलर्स जब आते ना खेलने के लिए, आजकल तो सारा रिकॉर्डिंग मिलता है, वो बहुत अच्छे से किसी बैट्समैन का स्टडी करके आते हैं कि लूप होल वाली जगह कौन सी, और अगर पकड़ ले गए तो 2-4-5 राउंड आउट तो कर ही देते हैं, ठीक है। फिर वो बैट्समैन अपने कोच के साथ मिलके प्रैक्टिस करता है कि ये सिचुएशन आ रही है तो इसको कैसे डील करेंगे। और वो नई प्रैक्टिस बनने में जितना समय लगता है ना, उतने समय तक तो बोल्ड होता रहता है। लेकिन नई प्रैक्टिस बन गई, ख़त्म हो गया, वो पुरानी स्ट्रेटजी ख़त्म हो गई। अब बॉलर को कोई नया स्ट्रेटजी ढूंढना पड़ेगा अगर बोल्ड करना है तो, पुराने से तो नहीं होगा कि नहीं। ये होमवर्क इसलिए ज़रूरी है, 1 मिनट दीजिएगा। ये सारा होमवर्क करके अल्टीमेटली जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो निष्कर्ष अब मेरे मानस में, स्मृति में स्थिर होना चाहिए। और स्मृति में स्थिर होने के लिए मोबाइल में नोट करके रखें, डायरी में नोट करके रखें, किसी और विधि से सपोर्ट लें कि कमरे में चिपका करके रखें, ये आपका चॉइस है। प्रश्न पूछ रहे थे कोई? मैं भैया ऐसा सोच रहा था, जी गुड इफ आई एम रॉन्ग, हाँ, परंतु ये जो रोज 10 मिनट लिखना, 10 मिनट ये इसका फिर वो सोचना, फिर 10 मिनट फिर लिखना, अच्छा लगा। पर रोज अगर ये करेंगे तो ये कर्म कांड जैसा नहीं हो सकता क्या? ये भी अच्छी चीज़ है। बेहोशी में अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, उपयोगिता सार्थकता अगर किसी चीज़ की हमको नहीं दिख रही है, तब हम उसको कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बात ध्यान से हट गई है, फिर उस तो हम कर रहे हैं, करने भर के लिए उसको कर रहे हैं, ना कि उसके निष्कर्षों पर हमारा ध्यान है, तो कर्म कांड है। अगर ये सब होश रख के कर रहे हैं तो अनुशासित दिनचर्या है। अनुशासित है, पर 10 मिनट का सवाल नहीं रहेगा। सवाल तो मैं इसलिए तो मैंने शुरू में ही कह दिया ये बात कि टाइम एक सजेस्टिव है, अपने हिसाब से उसको सेट करें। ये तो एक टेंटेटिव दे दिया है कि क्या करना बनता है। तो ये टेंटेटिव सजेस्टिव है,
ठीक है, पर ये समझना ज़रूरी है कि किसी न किसी फॉर्म में इसको करना ज़रूरी है। करेंगे नहीं तो मानस में निष्कर्ष ही नहीं टिकता है। अगर पहले जहाँ मैं ऐसा नहीं जी पाया था वहाँ अब कैसे जी सकता हूँ, इसका उपाय नहीं ढूंढेंगे, जो गलती पहले कर रहे थे वही गलती आज भी करते रहेंगे, काफ़ी हद तक संभव है। पहले हमारा बोलने का एक तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, अभी भी वही रहेगा। जीने का एक तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, अभी भी वही रहेगा। आज की परिस्थिति में मैं इसको कैसे ला सकता हूँ, इसका उपाय अगर नहीं सोचेंगे, सिद्धांत कुछ और कहेंगे, करने में कुछ और रहेगा। सिद्धांत हाँ हमारे परिवार में क्या है कि में लग रही है, हम आशुतोष हैं, बहुत जल्दी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने बारे में। और इफ यू आर सेटिस्फाइड विद गुड यू विल नेवर गेट द बेस्ट। तो हम तो जरा सा अच्छा होता है, ये मेरे साथ जो हो रहा है, ये जो आपने किया है मैं करता हूँ, नोटबुक में लिखता हूँ, और यानी उसमें लिखा हुआ भी है मेरे अवेयरनेस के पॉइंट्स या कुछ पठन, और फर्क पड़ता है। पर ये मैं पढ़ते वक्त पठन में या इस तरह से जब भी कुछ सुनता हूँ तो फिर तुरंत लिख देता हूँ अच्छा, और फिर उसको पढ़ता हूँ मैं, उसका फायदा हुआ है। पर इस तरह से रोज की जो बात है इस तरह से नहीं है। जब व्हेनेवर आई कम अक्रॉस आई डू राइट इट एंड आई डू, वो उसका फायदा है। बढ़िया। तो ये अगर पहला भाग एक बार हो जाता है ना, तो अगला भाग ये लिखा है कि दिन भर के जीने में होश पूर्वक जब जिस काम को कर रहे हैं तब उससे जुड़े निष्कर्षों को अपने आचरण में लाएं, और इसके लिए स्वयं पर ध्यान का होना ज़रूरी है। यहाँ से अभ्यास शुरू हो गया। ये पहला वाला भाग जो था ना वो अध्ययन प्रधान था, जिसको कह रहे हैं ना। ये जो दूसरा वाला भाग है ना, अब अभ्यास प्रधान है, अभ्यास प्रधान है। अभ्यास के लिए ध्यान होना ज़रूरी है, होश होना ज़रूरी है। ये होश नहीं होगा तो ये जो निष्कर्ष निकला है ना, ये हमारे जीने का आधार नहीं बनेगा, बल्कि मेरी जो पुरानी मान्यता है, मेरा जो पुराना आदत है, मेरा जो पुराना जीने का पैटर्न और ढर्रा बना हुआ है वो चलेगा। स्मृति नाश सर्वनाश। यहीं पर मैं कहना चाह रही थी कि जैसे जीवन और शरीर अलग है, ये सार रूप में अगर हमको समझ में आता है तो फिर उसका क्रॉस चेक ये है ना कि डे टू डे में जो निर्णय लेती हूँ उसका आधार क्या है, जीवन को आधार में रख के निर्णय ले रही हूँ कि शरीर को आधार। Exactly. हर छोटी चीज में, जहाँ खाना भी खा रही हूँ या कपड़ा, मतलब हर छोटी चीज में, तो वो अभ्यास का मुद्दा हो गया। उससे पहले वाला है वो अध्ययन का मुद्दा। अगर यहाँ डिटेलिंग कर लिए हैं कि आज की हर परिस्थिति में जीवन प्रधान विधि से भोजन कैसे होगा, कपड़े कैसे होंगे, आवास कैसा होगा, भाषा कैसी होगी, आचरण कैसा होगा, ये डिटेलिंग यहाँ कर लिए हैं, तब तो यहाँ जीने में अभ्यास हो सकता। डिटेलिंग नहीं किए हैं अगर वहाँ, तो यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ वही पुराना चलता रहेगा, वो भाग अछूता रह जाएगा, समाधान वहाँ नहीं पहुँचेगा, आपका ज्ञान वहाँ नहीं पहुँचेगा, वो भाग कच्चा रह जाएगा। अगर इसी एक बात को भी ध्यान में रखकर अभ्यास करते हैं तो पिछला जो आपने बताया वो भी कनेक्ट हो जाता है इससे। जी, एक बात नीचे जो लिखी है कि कोई भी, हाँ सॉरी माइक दे दीजिए। ये जो बिंदु है आज की अपने जीने में इसको कैसे ला सकते हैं, तो कोई एक बिंदु लिया मैंने, मैं जीवन हूँ, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ, मेरी आवश्यकता सुख की है और शरीर की आवश्यकता शुद्धा की है। इसको अब जीने में इसको कैसे ला सकते हैं, इसको कैसे विश्लेषण करेंगे? इसको विश्लेषण करने का मतलब ये है कि एक सिंपल बता रहा हूँ मैं इसमें, कि एक बार हमको समझ में आ गया कि ये दोनों ज़रूरी है, तो अब हम किसी के साथ जी रहे हैं तो ये दोनों का ध्यान रखने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो शरीर की आवश्यकता अगले की पूरी करने के लिए कुछ प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि नहीं, जीवन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं कि नहीं, तो हमारा भाव निर्वाह अगले के साथ हो सके उसके लिए कुछ प्रोग्राम है कि नहीं, उसकी सुविधा की आवश्यकता पूरी हो सके इसके लिए सेवा और सुविधा का कुछ प्रोग्राम है कि नहीं, उसको डिटेल आउट करेंगे हम अपनी तरफ से।
अपनी तरफ से। ये है उसको आज की परिस्थिति में अपने जीने में फैलाना। तो वही विचार में समाधान हुआ ना। जी जी जी, जिसकी जैसी स्थिति परिस्थिति है, निष्कर्ष भले सेम है पर स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसका उपाय निकाल। ये दोनों बिंदु विचार में समाधान का ही है। आज की स्थिति परिस्थिति में मेरे जीने का स्वरूप क्या हो, और पहले जहाँ ऐसा नहीं जी पाया था वहाँ अब कैसे जी सकता हूँ। समाधान अनेक का मतलब वो हुआ, वो सबका। उसमें बहुत उपाय मिलते हैं, बहुत उपाय मिलते हैं। हाँ हाँ, और क्या, ऐसा थोड़ी होता है कि जो बॉल आप फेंकते हैं उसको एक ही तरह से खेला जा सकता है। कई तरीके होते हैं उसको हिट करने के। और क्या, तो धीरे धीरे सजगता इतनी बढ़ जानी चाहिए कि किधर से भी बॉल आए उसको आराम से खेले। बॉलर की चिंता नहीं करिए, वो बहुत उपलब्ध है ऑलरेडी। एग्जैक्टली। भैया ये आज के आधार पर जो जीने का स्वरूप बनाने में आपने काफ़ी 30 मिनट लिखा है, ठीक है, 2 घंटे में से। और शुरुआत में तो पठन श्रवण से जीने के मुद्दे निकलते शुरुआत में, उसके आधार पे डिजाइन भी हम बना सकते, मगर रोज तो जीना का स्वरूप अलग अलग होता नहीं। तो फिर वही जो बनाया है, जो हम निष्कर्ष निकाले जीने का, उसी कौर पे ही अब रोज इसको पढ़ के याद दिलाना है, स्मृति में रखना है और उसके अनुरूप आगे का सब कार्यक्रम करना है, ऐसा। हाँ, बस उतना ही करना पड़ेगा। फिर रोज में जो काम एक बचता है वो ये कि जो मैंने सोचा था ना उसको आगे आता हूँ कि कितना वो मैं कर पाया, कितना नहीं कर पाया, उसका हिसाब रखना। और जहाँ नहीं कर पाया वहाँ कैसे कर सकता हूँ इसको सोचना। जी जी, कॉमन सेंस है जी सब। हम लोग कहीं ना कहीं इसको अलग अलग जगहों पे कर ही रहे हैं। जहाँ कर रहे हैं वहाँ सफल भी हो रहे हैं, जहाँ नहीं कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम रहेगी। जहाँ ये सब करते हैं वहाँ सफल हो जाते हैं जी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े बिजनेस, सामान्य पढ़ाई, सब ऐसे ही होती है जी। जो करता है उसका सफल हो जाता है। एक बात जो और नीचे लिख रखी है ना कि कभी कठिन परिस्थिति में जाना हो, जैसे लगता हो ऑफिस आपकी सबसे कठिन परिस्थिति है, तो ऑफिस जाने में 10 मिनट का समय मिलता होगा, रास्ते में 15 मिनट। जिसके लिए घर पर कठिन परिस्थिति लगती होगी उसको ऑफिस से घर लौटने में 10 मिनट का समय मिलता होगा। तो वो कठिन परिस्थिति जो भी आपको अपनी ज़िंदगी की लगती हो ना, किसी को लगता हो बच्चे से बात करना कठिन काम है, तो जब बच्चे से बात करने जा रहे हैं उसके पहले 10 मिनट 5 मिनट क्या करें ताकि वहाँ एक्सीडेंट होने के कम से कम चांस हों। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं कि कठिन परिस्थिति में जाने के पहले ना 5-10 मिनट का समय लेकर के अपने को सामान्य कर लें, सहज कर लें। ठीक है, और उन नियमों को, निष्कर्षों को ठीक से ध्यान में रख लें जिसको बनाए रखते हुए अभी उसके साथ आचरण करेंगे तो ठीक रहेगा। तो जैसे हमको पता ही है मीटिंग में जाने के पहले कि आपके अंदर पुराना सारा इकट्ठा हो रखा है और अभी आप रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेरी गलती हो चाहे नहीं हो, आपको लगता है तो आप रिएक्शन करेंगे ही। मज़े की बात है, रिएक्शन करने के लिए अगले का गलती करना ज़रूरी नहीं है, हमको गलत लगना ज़रूरी है कि नहीं। ये बात समझ में आती कि नहीं? इतना ही कह रहा हूँ कि आपको कोई चीज़, आपको गुस्सा आने के लिए मेरा गलत होना ज़रूरी नहीं है, आपको गलत लगना ज़रूरी है। आपको गलत लगेगा तो आप गुस्सा कर सकते। Basically, our action does not depend upon the reality. It depends upon the perception about the reality. वास्तविकता का
परसेप्शन क्या बना रखा है हमने अंदर। हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन परसेप्शन अगर आपका ठीक नहीं है तो आप तो गुस्सा करोगे, हमको पहले से पता है। तो कठिन परिस्थितियों में हम जब भी जा रहे तो हमको पता ही है कि अगला अभी रिएक्ट करने वाला है। क्या करना है हमको उस समय इस सच्चाई पर विशेष रूप से ध्यान बना के जाना है कि मानव गलत सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है, और ये जो गलती कर रहा है ये बेसिकली हमको दुखी नहीं करना चाहता, बल्कि इसकी मान्यता ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये बात हमको दिखते रहती है तो अब हमको गुस्सा तो कम से कम नहीं आएगा ना जी। एग्जैक्टली पहले कम होता है। ये स्थितियां हैं अलग अलग। किसी समय जो कल कहा ना, किसी समय वो कम होता है, धीरे धीरे एक समय आता है ख़त्म होता है। एक समय आता है कि जितना अधिक रोग दिखाई देता है ना, उतनी अधिक करुणा आती है। समाधान तो ठीक से वहाँ से निकलना शुरू होता है कि जितनी अधिक बीमारी उतना ज़्यादा केयर। समाधान तो यहाँ से निकलता है कि जितना बड़ा रोग उतना ज़्यादा सहजता से सहयोग। वो हम पहुँच पाते हैं तो सही अर्थों में हमारा जो करुणा पूर्वक जीना है, प्रेम पूर्वक जीना है, वो हो पाता है। फिर ये मुद्दा नहीं रह जाता है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। मुद्दा ये रह जाता है कि आप जहाँ भी खड़े हो अपने संस्कार के साथ, अपनी स्थिति परिस्थिति के साथ, हम वहाँ पहुँच के पूरकता को ढूंढ लेते हैं। अभी हम सब का बार बार ऐसा होता है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो सुनता ठीक नहीं है, इसको तो पकड़ में ठीक नहीं आता है। सुनता ठीक नहीं है का मतलब हम ब्लेम दूसरे को दे दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बोलने के तरीके में भी तो कुछ सुधार हो सकता है। ये तो हर बात को गलत ही पकड़ लेता है। ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बोलने के तरीके में भी तो सुधार हो सकता है कि हम ठीक से कह सकें। इसको कोई भी ऑर्डर तो समझ में नहीं आता है। हम ये नहीं देखते हैं कि हम अपने ऑर्डर या रिक्वेस्ट को और क्लियर कट कैसे बनाएं। किसी ने कहा कि भारतीय और पश्चिमी सभ्यता का अंतर है नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। कहा कि ये दोनों का एक मूलभूत अंतर है। यहाँ कोई भी समस्या होती है ना तो हम कहते हैं आदमी बदल दो। और ये तो मैंने देखा है, यहाँ रेल दुर्घटना हो जाए तो कहेंगे रेल मंत्री हटाओ, ठीक। सड़क दुर्घटना हो जाए तो कहेंगे परिवहन मंत्री इस्तीफा दो। ऐसा लगता है जैसे परिवहन मंत्री ने खड़ा होकर एक्सीडेंट करवा दिया है, उसके बदल देने से ठीक हो जाएगा। ठीक है। कहा वेस्ट में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, पश्चिम में, तो देखते हैं कि सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि ये ना हो। एक दूसरी दृष्टि से सोचेंगे तो कुछ उपाय निकलेगा। भाई ट्रैफिक का एप्रोप्रिएट सिस्टम नहीं होगा, ट्रेन का एप्रोप्रिएट सिस्टम नहीं होगा, उसका सुधार करने से, उसकी सिग्नलिंग, उसके रिस्पॉन्स को सुधारने से एक्सीडेंट रुकेगा कि रेल मंत्री बदल देने से रुकेगा? तो आदमी बदलेंगे कि सिस्टम बदलेंगे? और तो होते ही रहेगा ना जी। तो लौट आते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो लास्ट है ना कठिन परिस्थिति, इसका बेनिफिट ये है कि सामान्य जीने में आप अगर होश खो भी देते हैं ना, ठीक है, और सब अनुकूलता हो वातावरण की, एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। खाली जब आप मैदान में चला रहे होते हैं गाड़ी ना, ठीक है, इधर उधर भी कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी चलती रहती, ठीक है। आप भरे ट्रैफिक में खड़े होकर के करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, फिर अगला आके लड़ेगा, फिर मारपीट होगी, वो सब चलेगा वहाँ, ठीक है। तो ये जो कठिन परिस्थिति है ना, वो भरे ट्रैफिक में घुसने जैसा है। तो बाकी जगह सजगता नहीं भी रहती हो अभी आदत से, अभ्यास से, लेकिन दिन भर में 10 मिनट जब उस कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, उतना देर तो ठीक से सजगता साध के जाएं कि नहीं? दिन भर की सजगता सद जाए बहुत अच्छी बात है,
लेकिन हमको पता ही है कि इनसे बात करने में हमारी बात उलझ जाती है। तो वो 10 मिनट तो हम सजगता के साथ ये मूलभूत सच्चाई पर ध्यान रख के जो निष्कर्ष निकाला है, वो सच्चाई और निष्कर्ष का ध्यान रख के जाएं, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ये ठीक है भैया? ये जो लिखा है, दिन भर के जीने में होशपूर्वक जब जिस काम को कर रहे हैं तब उससे जुड़े निष्कर्षों को अपने आचरण में लाएं। ध्यान का स्वयं पर होना आवश्यक है। तो यानी कि जो काम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान बना हुआ है, और वो जो निष्कर्ष हैं मेरे अंदर बने हुए हैं। अपने ध्यान को स्वयं पर होना आवश्यक, तो वो जो निष्कर्ष है वो मेरे में बने हुए हैं और उस काम पर भी ध्यान है, ये इसका मीनिंग जी। तो जैसे इसका मतलब यह है कि जब खाना खाने जा रहे हैं ना और प्लेट में खाना भर रहे हैं, उस समय मानव सही समझना चाहता है, शुभ चाहता है, ये निष्कर्ष न भी होगा स्मरण में ना, कोई बात नहीं। ये स्मरण में रहना ज़रूरी है कि भोजन स्वास्थ्य के अर्थ में बनता है, न कि स्वाद के अर्थ में। तो क्या प्लेट में लेंगे, कितना मात्रा में लेंगे, वो उस निष्कर्ष के स्मृति में रहने से तय होता है। उस समय ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि भोजन स्वास्थ्य के अर्थ में है, और हमने अपने लिए फैला के देख लिया है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में ज़रूरी हैं। ये होमवर्क हम करके बैठे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक सिद्धांत दोहरा रहे हैं, भोजन स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, पता कुछ नहीं है, सब पलट के रख लिए। इतने से बात नहीं बनेगी। स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है तो पता होना चाहिए कि मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ठीक हैं और कितनी मात्रा में ठीक है। हाँ, वो नहीं करेंगे तो प्रिय दृष्टि चल ही जाएगी। हमारे जो बिजनौर संस्थान के डॉक्टर रण सिंह आर्य जी हैं, वो बहुत बार डॉक्टरों को इस बात को लेके कोसते रहते हैं कि किसी का अभी कुछ बीमारी हो गया था तो हॉस्पिटल जैसे ही आप ले जाते हैं ना, मॉडर्निटी का सिद्धांत है कि आपको भूख लगे न लगे, ठीक है, वो चाय बिस्किट अंडा ये सब देते रहते हैं। वो चाय दिन के पीने में मना कर रहे हैं सामान्य आदमी के लिए, और हॉस्पिटल का हालत यह है कि आप किसी भी बीमारी से गए हों, आपको चाय और बिस्किट नाश्ते में मिलेगा। ठीक, तो अगर स्वास्थ्य की वैसी समझदारी लेके घूम रहे हैं तो स्वस्थ तो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो तरीका अपनाएंगे, अगर ये विस्तार नहीं किए हैं ना कि आज कैसे जिए उस आधार पर हम, तो चाहते तो हैं स्वस्थ करना, चाय बिस्किट अंडा प्रोटीन सब दिए जा रहे हैं, पचे चाहे नहीं पचे डालते रहो। देखिए एलोपैथी में बहुत बार ही कहूँगा मैं, हर बार में सोचने का डिजाइन ऐसा है कि अच्छा पेट दर्द हो गया, इसकी गोली और साथ में ले लो, इसके कारण एसिडिटी बढ़ेगी, एंटासिड पहले से लिख दो, ठीक है। तो ये पकड़ना ज़रूरी है। मैं उदाहरण सिर्फ इस सेंस में नहीं ले रहा हूँ कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उदाहरण इस सेंस में है कि अगर हमने अपने जीने के डिज़ाइन को सोचा नहीं है कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो अच्छी कामना होने के बावजूद भी जो करेंगे वो तो ठीक नहीं होगा ना जी। सही का पता होना ज़रूरी है, और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे अप्लाई करेंगे ये पता होना ज़रूरी है। मूलभूत सिद्धांत तो आपने समझ लिया, स्वास्थ्य ज़रूरी है, स्वाद ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपके शरीर की प्रकृति, भोजन, ये सब को पहचान के कितनी मात्रा में लेना है भोजन और कौन कौन सा लेना है और कब लेना है, ये अगर उत्तर नहीं है आपके पास, गलती करते ही रहेंगे। नहीं क्या, बहुत महत्व है विचार में समाधान का। ये समझ और व्यवहार को जोड़ने वाली कनेक्टिंग करी है विचार में समाधान। इसको नहीं जोड़ेंगे तो समझ और
आचरण या व्यवहार जुड़ेगा ही नहीं, टुकड़े में कटा रहेगा, हमेशा कटा रहेगा। तो ये नीचे वाला सिर्फ इस आधार पर लिखा है कि बाकी समय होश नहीं भी है तो चलता है। चलता है का मतलब कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है। लेकिन जब उस भरे बाजार में घुस रहे हैं कठिन परिस्थिति में, उतनी देर की सजगता तो बहुत अच्छी रखनी ज़रूरी है ना। यहाँ इन लोगों के साथ नहीं भी रखेंगे सजगता तो चल जाएगी, लेकिन जिनके साथ झगड़ा हो रहा हो वहाँ भी नहीं रखेंगे सजगता, तुरंत झगड़ा हो जाएगा। ये समझ में आता? एक आखिरी काम ये कह रहे हैं कि रात में सोने के पहले एक सरल काम कर लें कि दिन भर जितना मैंने सोचा था उसमें से क्या कर पाया, वो देख लेना ज़रूरी है। वो देख पाएंगे ना तो उसकी संतुष्टि होगी, उसकी तृप्ति होगी। उसको बाईपास करके सीधा जो नहीं कर पाया पे आ जाएंगे ना तो संतुष्टि नहीं दिखाई देगी, तृप्ति नहीं दिखाई देगी, और वो नहीं होगा तो उत्साह नहीं बनेगा करने का, उत्साह नहीं बनेगा, गिल्ट कॉन्शसनेस में जा सकते हैं। अगली स्लाइड है 103 103। तो पहला जगह है जितना सोचा था उसमें से क्या कर पाया उसको पहचान सके। वो हमको आगे करने का उत्साह देता है, प्रेरणा देता है, अपने में एक उत्सव की स्थिति पैदा करता है। जो मैं सोचा था उसका जितना कर पाया वो स्वयं में उत्सव, आगे करने के लिए उत्साह, ये उसका फल है। और जो नहीं कर पाया उसके कारण को पहचान सकें, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं वो पहचान सकें, तो दिखेगा होश खो दिए थे ये कारण है, होश कैसे ठीक करें उसके उपाय पर सोचें। दिखेगा कि होश रहने के बावजूद भी हमारा कुसंस्कार प्रगाढ़ था इसलिए ओवर पावर कर गया, तो कैसे ठीक करें। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख को देखें। दिखेगा कि कोई समाधान नहीं दिख रहा था तो ब्लैंक होकर के हम उलझ गए, कैसे बचें। अगली बार हाथ जोड़ लें बिगड़ने के पहले कि भाई हमको उपाय नहीं पता, कल देखेंगे। हम गिरेंगे तो कहाँ जाके रुकेंगे न्यूनतम वो पहचानना ज़रूरी है। हम संवाद करने बैठे, अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो कहाँ जाके रुकेंगे। ठीक है, वो न्यूनतम बेसलाइन पहचानना है। न्यूनतम जगह क्या है? आप में शुभ की भावना देखने के आधार पर, शुभ की चाहना देखने के आधार पर हम अपना भाव ठीक बना के रखेंगे, तय कर लेंगे भाई अभी उपाय नहीं निकल रहा है, आगे सोचेंगे। यहाँ ब्रेक ले लेना ज़रूरी है, ये कम से कम न्यूनतम है। कल उपाय सोचेंगे, परसों उपाय सोचेंगे, लेकिन आगे झगड़ा करने में तो नहीं उतारू हो जाएंगे, स्नेह को विरोध में तो नहीं बदल देंगे, उसको घृणा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, नफरत में तो नहीं बदल देंगे, उसके आधार पर रिएक्टिव जवाब देना तो नहीं शुरू कर देंगे। सर्कस में नट लोग जब अपना प्रोग्राम दिखाते हैं ना, नीचे जाल बांध के रखते हैं, देखें गिरेंगे तो कहाँ रुकेंगे वो फिक्स कर दिया है, जाल बांध दिया है कि गिरेंगे तो यहाँ रुकेंगे, ज़मीन पे नहीं गिरेंगे। ज़मीन पे गिरे तो हाथ पैर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो नीचे फिक्स कर दिया, गिरेंगे तो कहाँ जाके रुक जाएंगे जिससे नीचे ना जाए, और वो जगह सॉफ्ट है, वो जगह सॉफ्ट है, वो इतनी हार्श नहीं है कि हाथ पैर ही टूट जाए। नहीं तो फिर जाल बांधने का मतलब ही क्या रहेगा। अगर धरती इतना कठोर ही उसको भी बांध दें तो धरती पे गिर लेना ठीक है, बांधने का मेहनत और क्यों करें। तो वो एक सॉफ्ट पैड पहचानना ज़रूरी है कि किसी भी संवाद में अगर ब्लॉकेज ही हो रहा है तो न्यूनतम जगह कहाँ है जहाँ हम रुकेंगे। अगले में शुभ की चाहना को देखते हुए, सही समझने, सही जीने की कामना को देखते हुए हम अपने भाव को ठीक बना के रखेंगे। यहाँ पे क्लोज होगा कि भाई अभी समाधान हमको नहीं दिख रहा है, उपाय सोचेंगे, थोड़ा समय चाहिए, यहीं तो क्लोज होगा।
इससे नीचे नहीं गिरेगा, वो पहचानना जरूरी है। अभी हम ये नीचे का बेसलाइन भी नहीं फिक्स करते हैं, इसलिए गिरते हैं तो सीधा पाताल लोक पहुंच जाते हैं। नहीं क्या? मेरे लिए तो ये अभ्यास इतना अच्छा हुआ कि कन्वर्सेशन हो रहा है किसी से और मुझे दिखा कि वो एक गलत ट्रैक में या उसका निष्कर्ष गलत ही होगा उसमें जा रहा है, तो उस समय जब उसको रोकते हैं तो एकदम से अपने अंदर का जो ईगो है वो हाई लेवल पे जाता है कि मैं इसको रिप्लाई नहीं करूँगी, अगर ये गलत बोलता जा रहा है या कुछ है तो फिर मैं तो नीचे हो जाऊँगी ना इससे, वो सब जो अंदर खटखट चलता है और वो एकदम तेज़ी से ताप दुख बढ़ता है। वो उस क्षण की पीड़ा होती है, पर उस क्षण अगर रुक जाए, मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन काट दें, थोड़ी देर को ऑफ कर दें, सामने हैं तो उस जगह से हट जाएं, कहीं घर पे हो तो मैं गाड़ी लेके एक बार चली गई थी, वो थोड़ी देर अपने में वो ताप दुख को देखने के बाद बस थोड़ी देर का वो एक स्टेप होता है जो बढ़ाना पड़ता है कि रुक जाओ, वो दिख जाता है सब अभ्यास और ये सारे इतने अध्ययन के बाद। उसके बाद ना भैया वो जो फिर अभी तो ये कुसंस्कार, ये दुख देखना, इस बार दुख दर्शन शुरू हुआ, वरना वो अभ्यास करती थी मैं अभ्यास एक, तो वो बहुत ही एकदम सबसे पहले तो खुद सहज हो जाना, वही चीज़ है ना कि पहले अपना भाव स्थिर कर लें फिर जाके बात करें, तो वो एक लेवल का होता है और तब तक सामने वाला भी स्थिर हो गया होता है। तो मैं घर जाती हूँ तो अगर कभी बेटे से कन्वर्सेशन है तो वो पानी लेके आता है कि सॉरी मम्मी मेरी वजह से अब चली गई, तो वो रुकने वाले पार्ट बहुत ही बढ़िया रहा। वो बस एक क्षण को ईगो को पकड़ के रखना है, भाई ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईगो का स्वभाव कंटिन्यू चलने वाला नहीं है, वो किसी भी भाषा में हम समझ ले, बट बहुत कारगर है ये वाला अभ्यास। न्यूनतम जगह हुआ है, कम से कम, ये अधिक तो फिर जितना कर सकें बहुत अच्छा है। बेसलाइन गुरजीएफ की कथा है। गुरजीएफ एक पश्चिम के फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, बहुत प्रसिद्ध हैं। ऑस्पेंस्की उनका एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुआ। हाँ, तो गुरजीएफ की कथा है कि गुरजीएफ के पिताजी, जब गुरजीएफ बहुत छोटे थे, भाइयों में छोटे थे, उनकी उम्र कुछ 5, 7, 10 साल जैसी कुछ रही होगी, 10 से तो नीचे ही थी, जब इनके पिताजी मर रहे थे। तो मरते समय पिताजी ने सबको कुछ न कुछ कहा भाइयों को। ये बिल्कुल छोटे थे तो इनको क्या कहें, तो इनको कहा बेटा मैं तो जा रहा हूँ, अब मरते समय मेरी एक इच्छा है तुमसे कुछ मांगने की, तुम वो कर पाओगे प्रॉमिस से? पूछा क्या करूँगा बताइए। तो उन्होंने कहा तुम सिर्फ एक काम करना कि ज़िंदगी में जब कभी तुमको किसी के ऊपर गुस्सा आए, विरोध आए, जवाब देने का मन करे ना, तुम बस उसको एक ही बात कहना कि मैं 24 घंटे बाद लौट के तुमको इसका जवाब दूंगा। रियल लाइफ लिखा है उसने, मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। बाद लौट के मैं तुमको इसका जवाब दूंगा। ठीक है, आपको जब कभी किसी ने कुछ बात कही और उस पर तुमको गुस्सा आ जाए, विरोध आ जाए, लगे कि पलट के कुछ कहना ही है, तो कहना कि मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, मैं 24 घंटे बाद आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अब बच्चे को तो समझ में भी नहीं आया कि क्या कह रहे हैं और क्या उसके रिपरकेशन है, लेकिन पिताजी को प्रॉमिस किया तो उसने कहा ठीक है कर देंगे। गुरजीएफ कहता है उस दिन के बाद से ज़िंदगी में कभी हमको गुस्सा नहीं करना पड़ा, क्योंकि 24 घंटे में ये बात दिख जाती है कि ये व्यर्थ है। वो तो आवेश मोमेंटरी आता है, उसमें आदमी कुछ कर डालता है। वो मोमेंटरी आवेश से बाहर निकल गया तो लौट करके कैसे कुछ करेगा। तो सर वो he was very rough and पता है ना हमको पता है, हमको सारी स्टोरी पता है। पर उसमें मुख्य बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही उपाय है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये न्यूनतम जगह है कि गिरेंगे तो कम से कम यहाँ तो रुक जाएं, हाथ पैर तो ना तुड़वाएं। बाकी फिर स्वास्थ्य के लिए जो और करना है वो करें। क्या करेंगे तो मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बना के रखेंगे, उसके आधार पर आज की परिस्थिति में कैसे जीना है इसका उपाय ढूंढ के रखेंगे। ये सब का जो निष्कर्ष है उसको होश पूर्वक अपने आचरण में लाएंगे। करने का तो मूल काम ये है
लेकिन दिख ही रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है हमसे स्नेहपूर्वक जीना, विश्वासपूर्वक जीना, सम्मानपूर्वक जीना। स्ट्रेटजिक टाइम आउट देखें, आजकल 5 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद, 20 ओवर के मैच में भी 2 बार स्ट्रेटजिक टाइम आउट देते हैं कि भाई तुम्हारा गेम बिगड़ रहा हो, सोच लो वापस, अपना प्लानिंग ठीक से कर लो, फिर स्टार्ट करो। और किस लिए आता है वो? एडवर्टीजमेंट तो उसका साइड हिस्सा है, वो बेसिकली स्ट्रेटजिक टाइम आउट है। एग्जैक्टली एक स्ट्रेटजी आप बना सकें 5 ओवर के गेम खेलने के बाद, आप एक स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकें कि जो ठीक नहीं चल रहा है उसको कैसे ठीक करें। उसमें आप देखिएगा ध्यान से, कोच को जिसको जो बताना होता है वो पकड़ के बताता है। नहीं, यूजुअली आजकल 2 टाइम रहता है, वो एक जिसको पावर प्ले कहते हैं उसके बाद, और एक समय रहता है। आप देखिए ना, उस समय 3-4 मिनट के लिए गेम रुक जाएगा, एडवर्टीजमेंट लगातार चलता रहेगा। 2.5 मिनट का? हाँ, मुझे वो तो नहीं पता कितने मिनट का, मैं ऑब्जर्व नहीं करता हूँ। मैंने एक भी IPL का मैच नहीं देखा इस बार, इसलिए मुझे पता नहीं। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता कौन जीता। RCB? अच्छा ये देखते हैं ना, जिन चीज़ों में हमको कोई रुचि नहीं हो वो भी दिख जाता है। अभी 8 दिन बाद वो भैया को न पहले जानते होंगे न बाद में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो रुचि इतनी होती है बाहर की चीज़ों में कि ये सब दिखता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ रुचि है, कहाँ नहीं है। ध्यान का एक हिस्सा अपनी ओर मोड़ने की ज़रूरत है, ताकि वैसा अपने लिए दिखना शुरू हो जाए कि कहाँ रुचि है, कहाँ नहीं है। माइक दो जी इनको। मैंने कहा ना, हमको पिछले शिविर में कह रहे थे कि आप अंदर ही देखने का कह रहे हैं, बाहर देखने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? देखने के लिए तो बाहर भी ज़रूरी है, ड्राइव करना है। तो हमने कहा बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसमें तो हम पहले से अभ्यस्त थे। भैया के साथ हम गांधीनगर से आ रहे थे, साथ में थे जी। तो हमने बोला कि भाई इस बार आप थोड़ा शिविर भी ध्यान से सुना, आप यहाँ बैठे ही रहते जी। तो हमने बोला ऐसे कई प्रोग्रामों में हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, ऐसे फिलोसॉफिकली होता है, तो अगर इसमें हम घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए घुसते ही नहीं है। वैसे ये बात सही है कि अगर वो बात सुनने लगे और उसका अर्थ सोचने लगे ना, रिकॉर्डिंग छूट जाएगी उनसे। फिर पता चलेगा हम चलते हुए यहाँ आ गए, वो कैमरा वहीं पड़ा हुआ है और वो सोचे जा रहे हैं कि यार ये दुख जो बात जो कह रहे हैं ये सही है कि नहीं है। जरूर, पर मज़े की बात है, ये बाहर ध्यान देने का आदत इतना बना हुआ है कि कुछ भी ध्यान नहीं देंगे ना तो भी 2-4 चीज़ तो चला ही जाता है, चला ही जाएगा। तो हम लौट आते, ये बात मैं कह रहा था कि सोने के पहले थोड़ा समय लगा के ये देख सकें कि दिन भर जितना सोचा था उसमें से क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया। जो नहीं कर पाया उसको आगे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका उपाय ढूंढ सकें। यही आज की परिस्थिति में समाधान का मतलब है। आगे ये बात कह रहे हैं कि दिन भर में जो हमारा घाव हमको हुआ या हमने किया, तो जो घाव हुआ हमको उसके लिए हम क्षमा कर पाएँ, जो घाव दिया हमने किसी को उसके लिए क्षमा मांग पाए। ये अकाउंट 0 करके चलेंगे ना तो बैकलॉग नहीं रहेगा, पेंडिंग नहीं रहेगा। इसको 0 करके नहीं चलेंगे ना तो 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, 15 साल पुराना वो सब सुनाना पड़ता है हमको। और क्या, वो तो हो ही जाएंगे। तो ये समझना ज़रूरी है और ये सबके उपाय में बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्षमा मांग पाने के लिए क्या करें, क्षमा करने के लिए क्या करें, समाधान कैसे ढूंढें,
ये सब बात हो चुकी है, तो मैं तो अब सिर्फ समराइज कर रहा हूँ कि एक व्यवस्थित दिनचर्या की जो बात की थी ना, सहयोगी साधन है अध्ययन और अभ्यास में, तो उसके संदर्भ में अब बात कर रहा हूँ कि क्या करें, कैसे करें। माइक क्षमा करना, क्षमा मांग पाना जो है कि मेंटली करना है कि फिजिकली में यू टू आर्टिकुलेट। क्षमा करना तो मेंटल ही है, उसमें फिजिकल करने की बात बहुत नहीं है कि मैंने तुमको क्षमा किया। वो पूछेगा किस गलती का। तो करना तो मेंटली है मुख्य रूप से, जब तक कि कोई क्षमा मांगने नहीं आया हो। ये जो मांगना है ना, ये कम से कम मेंटली तो ज़रूरी है। क्षमा मांगना जो है ये कम से कम मेंटली होना ज़रूरी है, मानसिक स्तर पर होना ज़रूरी है। ठीक है? और अगर ज़्यादा बड़े घाव हैं और हमारी तैयारी ठीक हो तो जाके मांग लेना भी ठीक है, क्योंकि उससे उसके आराम का काम शुरू होता है। आप मानसिक रूप से मांग लेते हैं तो आपका तो आराम में आने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, अगले का नहीं शुरू होता है। अगले का शुरू होता है जाके मांग लेने से। लेकिन मैं हर बार ध्यान दिलाऊंगा, तैयारी करके जाएं। मांगने की भाषा, शैली, टोन, लहजा ये बताने वाला नहीं हो कि मैं तो महान हूँ, आ गई हूँ तुम्हारे पास, तुम लायक तो नहीं थे इसके। ये मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था अभी कि ये दूसरे का ऑब्जर्वेशन आदमी इतना शार्प करके रखता है कि सब पता होता है जी, सब पता होता है। तो ये मांगना जो है ना, उसके पहले तैयारी चाहिए, नहीं तो दोनों कठिनाई होती है। हमारा टोन, लहजा, नज़रिया ही नहीं होता है माफ़ी मांगने वाला, ठीक, या होता भी है तो सस्टेन नहीं करते हैं। वो बताने लगता है कि तुमको बता रहे थे ना गलत कर रहे हो तुम, ठीक करो, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। इतना साल खराब हो गया तब जाके तुमको अकल आई, चलो कम से कम आज तो आ गई। ये सुनते सुनते कब वापस हमको फिर से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है और हम झगड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। कैसा लगा? तो बोल रहे अच्छा लगा, आपके घर में ऐसा शायद नहीं मिलता होगा, तो पूरे पे पानी फिर गया। तो हम जब क्षमा मांगने, एक सेकंड, हम जब क्षमा मांगने भी जाते हैं ना, हम जब क्षमा मांगने भी जाते हैं तो हमको ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा टोन, लहजा, नज़रिया वो वाला भाग ठीक हो। और दूसरा, अपनी सजगता, ये जो कहा ना, कठिन परिस्थिति में जाने के पहले जो सजगता चाहिए उसको इतना ठीक से साध करके जाएं कि स्लिप ना हो। क्योंकि अगला तो भरे बैठा है बहुत सारा कुछ, वो क्या बोलेगा ये तो उसके संस्कार पर, उसके मनोदशा पर निर्भर करता है। माइक दे दीजिए, वो थोड़ी ना अध्ययन अभ्यास के काम को कर रहा है। ये पकड़ में आया, बढ़िया। तो अब मैं, हाँ, क्षमा मांगने जो जा रहा है उसमें क्षमा मांगने वाला जो जा रहा है उसके अंदर संबंध का भाव होगा तो ही वो क्षमा अपनी वास्ते, अगर अपनी वास्ते मांग रहे हैं तो ही वो वर्क करिए, समझ जी। तो संबंध के भाव के साथ और हमसे क्या ठीक नहीं हुआ है इसको देख पाने के आधार पर ही क्षमा मांगने की बात है। और मैं फिर से ध्यान दिला दूं, हम ये क्षमा मांगने का ये मतलब नहीं कह रहे हैं कि आपको लग नहीं रहा है कि आपने गलत किया और आप सॉरी बोलने पहुंच गए हैं। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ हम देख सकें कि सचमुच हमारी तरफ से क्या स्लिप हुआ और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। एग्जैक्टली।
मैं यही भैया कहना चाहती थी कि वो जो क्षमा हमें जैसे दूसरे से मांगनी है ना, उसके पहले हम अपने अंदर देख लें कि हम उससे क्षमा मांगना चाहते हैं कि नहीं। वो हम अंदर से पहले उससे क्षमा कर पाएँ या क्षमा मांग पाएँ, तब बाहर जाना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर सिर्फ चले गए कि अच्छा भैया आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो भैया ने कहा तुम रोज़ ही आती हो सॉरी बोलती हो, हमने ऐसा तुम भी सुधर जाओ, मतलब कहने की बात है वो जब स्थिर नहीं होगा तो बाहर रिएक्शन आ ही जाता है। तो पहले अंदर से क्षमा मांग पाएँ फिर बाहर मांगने जाए, तो थोड़ी सावधानी रहेगी। बिल्कुल। और बाहर जब भी जाएं तो उस समय 5 मिनट का समय लगा के सजगता ठीक से बढ़ा लें। वो कठिन परिस्थिति में जाने का काम है ना, करते हैं ना। अभ्यास उसी का नाम है। एक सिंपल बात ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेप ए में हम निष्कर्ष निकाले ना, तो आज हमने कुछ निष्कर्ष निकाले, कल हमने कुछ और दूसरे निकाले, तीसरे निकाले। ये जितने भी निष्कर्ष निकलते हैं ये सभी निष्कर्ष का आपस में जुड़ते रहना और कंपाइल होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन जो निष्कर्ष निकाले थे दूसरे दिन फिर जो पढ़े वो निकाले थे तो पिछला भूल गए, तीसरे दिन दूसरा भूल गए, तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। पुराने निष्कर्षों के स्थिर होने के साथ ही नए निष्कर्षों के ऐड होने का काम होता है, तो वो ऐड होते रहना जरूरी है निष्कर्षों का। वही लिखा है कि ये निष्कर्षों का क्यूमुलेटिव होना आवश्यक है, अर्थात पिछले दिन के निष्कर्ष के साथ जुड़ते रहें। ये बात समझ में आई? आज जो निष्कर्ष निकाला था और कल फिर कुछ और निकाला तो कल 2 होंगे मेरे पास, परसों 3 होंगे। अगर रोज़ एक एक निकाल रहे हैं तो अगले दिन 4 होंगे। किसी दिन लगे कि निष्कर्ष ज़्यादा हो गया, मत पढ़िए उस दिन, कुछ पुराना रिवाइज करिए। अगर ये लग रहा है कि निष्कर्ष ज़्यादा हो गया, वही हैंडल नहीं हो रहा है, वही आपस में नहीं बैठ रहा है, तो नया पढ़ के नया निष्कर्ष क्यों निकाला जाए? पुराने को रिवाइज करके उसको बैठाया जाए। वो 1 घंटे का समय उस काम के लिए ही लगा लिया जाए। एक बार निकल गया ना निष्कर्ष, तो हमारा भाव, हमारा विचार, हमारा जीना उसी अर्थ में संयमित हो, व्यवस्थित हो, ये आवश्यक है। इसलिए कुछ हिस्सा अभ्यास में लगा सकते हैं। तो ये जो हम 2 घंटे का प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये पूरा देखिएगा तो 2 घंटा पढ़ने के संदर्भ में ही है, अध्ययन के संदर्भ में। एक बार पर्याप्त निष्कर्ष हो जाए, सूचनाएं पर्याप्त हो जाएं, तो इसी 2 घंटे में से कुछ समय हम अभ्यास के लिए लगा सकते हैं। एक बार लगे कि निष्कर्ष 2, 4, 5 पर्याप्त हो गए, तो उसी में से कुछ दिन, कुछ समय हम धीरे धीरे अभ्यास में लगाना शुरू करें कि वो जो 1 घंटे 2 घंटे का समय है उसको सीधा हम अभ्यास कर सकें। धीरे धीरे जीने में देखिएगा तो क्रम से अभ्यास बढ़ता जाएगा और पठन श्रवण की आवश्यकता कम होती जाएगी। लेकिन ये लंबे समय में होता है। कोई 6 महीना, साल भर में आप सोचेंगे कि पठन श्रवण की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं होगी। हो सकता है 5 साल में हो सकता है 10 साल में हो सकता है 15 साल में हो। और ख़त्म होने का मतलब फिर भी हो सकता है कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए, साल में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बट वो फिर उस तरह का नहीं है कि रेगुलर ही चाहिए। लेकिन हम तो सारे स्टेप इसलिए लिख देते हैं कि अपनी तैयारी के हिसाब से आप तय कर सकें कि अभी कहाँ क्या करना है। क्योंकि एक समय के बाद सूचनाएं सारी आ गई, उपाय सारे आ गए, क्या करना है हमको पता चल गया, कैसे करना है वो पता चल गया, और अभ्यास कर भी रहे हैं, तो अब अभ्यास को ही निष्ठा से बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, न कि और सूचना लेने का। नहीं हो पा रहा है तो सूचना, स्लिप कर पा रहे हैं तो सूचना, कैसे करना है ये उपाय नहीं पता है तो सूचना, लेकिन पता है तो फिर क्या करना। वही लिखा है कि श्रवण में सूचना का बहुत महत्व है, ग्रहण करने का। मनन में जो सूचना हमने ले लिया, बेसिकली उसको प्रोसेस करने का महत्व है। ठीक है, इस आधार पर जो सच्चाई का भासाभास हमको होता है, उस पर ध्यान को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो निधिध्यासन है। वास्तविकता पर अपने ध्यान का ठीक ठीक स्थिर रहना, ये निधिध्यासन की प्रक्रिया है।
निधि ध्यासन की उपलब्धि है साक्षात्कार, बोध, अनुभव, अनुभव मूलक बोध और अनुभव मूलक चिंतन। जी ये क्षमा मांग पाना जो है उसमें सामने वाले की कोई नीड, जेन्युइन नीड है, उसके सामने हमारे से उसको कोई हर्ट हो गया है, तो वो हर्ट के लिए ही खाली क्षमा मांगना ना, उसकी जो बात गलत थी वो तो गलत ही रहेगी। जी 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 वो तो उनका कॉन्टेक्स्ट है, दूसरों के प्रश्नों में क्या बहुत उलझना, लेकिन उसका तात्पर्य जो हमको समझ में आया वो ये कह रहे हैं कि आपकी कोई गलत जिद है जिसको हमने पूरा नहीं किया और आप नाराज़ हो गए, तो जो नाराज़गी आपकी हुई वो तो ठीक नहीं है, उसके लिए तो हम वो कर सकते, लेकिन आपकी बात को ठीक तो नहीं कह सकते। क्षमा मांगना यानी जो गलती है दोबारा ना हो, ये तो उसमें भावना ही करती है। वो तो रहता ही है, अगर हमारी तरफ से गलती है तो वो कह रहे हैं हमारी तरफ से गलती नहीं है, अगले के देखने के नज़रिए में दोष है, इसी आधार पर वो दुखी हो गया, तो दुखी होने के अर्थ में वो कह रहे हैं कि भाई मेरा ऐसा आशय नहीं था इस रूप में। ये तो डिबेटेबल है, वही उसमें ठीक से देखिएगा तो इतना ही है जो आप कह सकते हो उसको कि बढ़ावा दे रहे हो, बट मैं उसको इतना ही कहूँगा कि हम ये नहीं कह रहे कि ये तुम्हारा ठीक है, ठीक है कहेंगे तो बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो आपने किया वो ठीक है तब तो बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ये बात तो सही है, बढ़िया। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि मैं यानी सही बात समझा नहीं पाया और जो आपको वो हाँ उतना ही आशय है। और क्षमा मांगने का ये भी मतलब नहीं होता है कि मैं क्षमा मांगता हूँ ये कह रहे हैं, आपका टोन, आपका लहजा, आपका एक्सप्रेशन वो सब बता देता है। श्रवण में सूचनाओं को ठीक ठीक ग्रहण कर रहे हैं, वो काम यहाँ हो रहा है, फिर उसको हम जांच परख के तर्क संगत प्लस ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं वो मनन का पार्ट हो गया। फिर जो मनन में जो हुआ है, जो वास्तविकता पर हमारा ध्यान गया है, उसी पर ध्यान को बनाए रखना, इसको हम निधि ध्यान बोल रहे हैं। जी। फिर आपने बोला कि वही साक्षात्कार, वही उसी का फल, हाँ उसी का फल साक्षात्कार, बोध और अनुभव होगा। तो उन तीनों में क्या डिफरेंस होगा? साक्षात्कार मतलब यही करते रहेंगे और साक्षात्कार होगा, यही करते रहेंगे, करते करते बोध होगा, और इसी को करते करते फिर अनुभव होगा। प्रक्रिया का एक ही नाम है निधि ध्यान, प्रक्रिया में कोई भेद नहीं है। उसके लेवल्स, उसकी इंटेंसिटी, उसकी बारीकियाँ, वो सब पर अभी नहीं जाता हूँ मैं, बट प्रक्रिया एक ही रहेगी। प्रक्रिया का अलग नाम नहीं है कि निधि ध्यान के अतिरिक्त कुछ और प्रक्रिया करेंगे, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट स्टेजेस होगी फिर वहाँ पर। वो तो होता ही है जी, मनन के भी कई स्टेजेज हैं, अपने अंदर काम करने जाएंगे तो श्रवण के भी स्टेजेज हैं। एक आदमी बैठ के श्रवण करता, कुछ याद नहीं रहता, एक श्रवण करता है थोड़ा याद रहता है, एक समय में हम श्रवण करते हैं वो मूलभूत निष्कर्ष टिकने लगता है अपने अंदर। ये सब श्रवण में भेद तो है ही, पर प्रक्रिया तो एक ही घटित हो रही है ना श्रवण की। जितनी तैयारी के साथ हम उसको करते हैं उतना सटीकता से वो होता है या नहीं होता है। तो भी ऐसा कह सकते हैं, फर्स्ट में जो मैथ्स पढ़ते हैं, सेवन्थ में मैथ्स पढ़ते हैं, 12th में, हर तरह एक लेवल अलग अलग। तो निधि ध्यान की प्रक्रिया में मुकाम होंगे कुछ, जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी तो बुद्धि में, फिर आगे फिर अनुभव में, ऐसा बोल सकते हैं इसको? बोल सकते हैं, पर अर्थ क्लियर रहना चाहिए, उतना ही कहूँगा मैं। इसके साथ जो अध्ययन अभ्यास में एक चीज़ और सहयोग करती है ना, वो है व्यवस्था में भागीदारी। दोनों तरह से वो करता है। एक तो ये है कि जब तक हमको ज्ञान से तृप्ति नहीं मिला है, सुविधा और संवेदना की समीक्षा होने लगी है, उससे भी तृप्ति अब मिलनी नहीं है कुछ खास। ठीक है, कहाँ से तृप्ति मिलेगी? बोध हुआ नहीं है कि उसकी तृप्ति हो जाए। सुविधा संवेदना की इतनी समीक्षा कर देते हैं या इतने तरह से वो होने लगता है कि गिल्ट कॉन्शियसनेस में जाने लगता है आदमी, क्या करे।
तो तृप्ति के सारे स्रोत तो छीन लिए, जो मिलना था बोध वाला वो अभी मिलना नहीं है, तो तृप्ति कहाँ से मिलेगी? मेरे हिसाब से 2 जगह से मिलता है, परिवार में संबंध पूर्वक जीने से और समाज में व्यवस्था पूर्वक जीने से। परिवार में संबंध पूर्वक जीने से जो भाव एक दूसरे को मिलता है उसकी तृप्ति होती है, और समाज में व्यवस्था में सार्थक भागीदारी करने से अपनी उपयोगिता पूरकता को देखने के आधार पर समाज में उसका कुछ बढ़िया फल परिणाम देखने के आधार पर तृप्ति मिलती। ये बीच की जगह है जो तृप्ति देने का काम करती है। नहीं तो इधर छूट गया उधर मिला नहीं, ये बीच में क्या करें, त्रिशंकु वाली स्थिति हो जाती है। त्रिशंकु की कथा जानते हैं? त्रिशंकु का मतलब है, कथा नहीं दोहराता हूँ, त्रिशंकु का मतलब है जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे नहीं, जहाँ थे ठीक ठाक वहाँ भी नहीं रह गए। तो हिंदी में कहते धोबी का कुत्ता नगर का न घाट का। माइक कौन सा दो? अच्छा ये देखिए, हाँ समझ गया, दोहरा लीजिए पर आप प्रश्न। मतलब अगर अभ्यास के दौरान वो बोध वाला हुआ तो नहीं है, पर उसमें मज़ा आने लगे, तो क्या नीचे वाले परिवार की जिम्मेदारी बहुत निभाना और समाज में कोई भागीदारी करना क्या कुछ समय के लिए ड्रॉप कर सकते? क्योंकि अंततः तो सब जुड़ना है। कुछ समय के लिए तो किया जा सकता है, पर ध्यान रहना चाहिए कि ये तैयारी के लिए लिया गया ब्रेक है, यही सॉल्यूशन नहीं है। तो उस अर्थ में लिखा है कि परिवार एवं समाज व्यवस्था में कुछ सार्थक भागीदारी जरूरी है, अपनी रुचि एवं योग्यता के हिसाब से, समाज की आवश्यकता और अवसर के हिसाब से। ठीक, जब हम समाज में भागीदारी कर रहे हैं ना, तो बदले में कोई प्रतिफल या रिटर्न की अपेक्षा नहीं है मेरी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी। वो अपेक्षा रख के अगर भागीदारी कर रहे हैं ना, तो व्यवसाय कर रहे हैं, समाज में भागीदारी नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहे। उस दिन डॉक्टर भरत जी से बात हो रही थी, तो हम सामाजिक काम करने के लिए अगर कैंप लगा रहे हैं गांव-गांव, ठीक है, पर उसका आशय यह है कि उससे हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट बढ़ें, तो हमको क्लियर होना चाहिए कि हम कोई गांव में सहयोग करने नहीं गए हैं लोगों को, हम तो व्यवसाय कर रहे हैं, पेशेंट बढ़ा रहे हैं। और मेरा सोचना यह है कि ये दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, व्यवसाय को और भागीदारी को, क्योंकि इससे लोगों में अविश्वास बढ़ता है। अगली बार कोई अच्छी आशय से भी जाता है तो उसको लगता है इसके पीछे इसका एक हिडन एजेंडा है, तो वो समाज में विश्वास को तोड़ता है, आगे की पीढ़ी के लिए कठिनाई पैदा करता है, कठिनाई पैदा करता है। उसमें क्या होगा कि जाएंगे तो भागीदारी करने, भाषण भी देंगे उसी का, लेकिन अगर 4 पेशेंट सोचे थे आएंगे और वो नहीं आए, तो कल सब बोरिया बिस्तर समेट के प्रोग्राम बंद कर देंगे। हो गई व्यवस्था में भागीदारी। ये पकड़ना जरूरी है। हाँ नहीं, मैं सबको इसलिए ठीक से बात कर दे रहा हूँ कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम सोचना तो शुरू करें। कठोर समीक्षा लगे, क्षमा कर दीजिएगा हमको, हम वो नहीं करना चाहते, आपको या किसी को भी आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मुद्दा है अपनी परिस्थिति में जा कर के उसका उपाय ढूंढना। जितनी ईमानदारी से उसको पलट के देखेंगे उतना उपाय मिलने का संभावना है, जितना उस तरफ से आंख मूंद के चलेंगे उतना उपाय नहीं है। फिर भैया आपने यहाँ पे लिखा है कि रोज़ 1-2 घंटा, तो मैं समझ नहीं पा रही कि परिवार और समाज में रोज़ 1-2 घंटा क्या भागीदारी हो सकती है। इनफैक्ट अगर परिवार में पूछेंगे कि क्या 2 घंटे भागीदारी करें, वो तो व्यवहार निर्वाह है।
और पूछेंगे उसकी कैसे उसको किया जाता है, तो वो काम के लिए दर्शन पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए कि व्यवहार का स्वरूप क्या है, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, साथी सहयोगी में, ये सब जगह पर व्यवहार में संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति जो कहते हैं, इसका मतलब क्या है, कैसे इसको किया जाए, उस रास्ते को ढूंढना और करना, ये परिवार की भागीदारी है। ये तो लगभग रोज़ की ही ज़रूरत है। समाज की भागीदारी जो एवरेज 2 घंटा लिखा है, वो रोज़ 2 घंटे भी कर सकते हैं, और कभी हो तो वीकली, मंथली, ऐसा भी कुछ करना हो तो कर सकते हैं। जैसे आप शिविर की व्यवस्था में भी भागीदारी कर रहे हैं, ये सामाजिक भागीदारी, ठीक है, सामाजिक भागीदारी है। आप किसी साप्ताहिक गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, वो सामाजिक भागीदारी है। जा रहे हैं साप्ताहिक गोष्ठी में समझने के लिए, वो अध्ययन है, वो सामाजिक भागीदारी नहीं है। ठीक है, माइक, हाँ 2 मिनट। तो ये करना ज़रूरी है, और ये प्रतिफल विहीन विधि से का मतलब हम रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कुछ भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरह से। अगर छुपा हुआ रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम खड़ा करेगा। और ये सब समीक्षा अपने लिए है, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ। तो मैं आपकी समीक्षा कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं अपने को बार बार ध्यान दिला रहा हूँ कि ऐसा होना बनता है। आप अपने लिए इसको देख सकें कि हम ऐसा कहीं तो नहीं कर रहे। फिर आगे लिखा है, अध्ययन अभ्यास के लिए और व्यवस्था में भागीदारी के लिए कुछ सामूहिक कार्यक्रमों से जुड़ना महत्वपूर्ण है। वीकली, मंथली जो मीटिंग्स हैं उसमें भागीदारी की आवश्यकता दिखाई देती है। साथ साथ अध्ययन और चर्चा के हम कुछ दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बैठ करके कुछ नियमित जगह बना सकें, इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना काम हम कर रहे हैं ना, ये पार्टिसिपेटिव मेथड से तय होता है कि हम साथ साथ मिल करके तय करते हैं, और निर्णय के पहले सबका उसमें सहयोग है, समर्थन है, स्वीकृति है, सहमति है, जो भी कहिए। निर्णय ले करके दूसरों पर थोपने की बात नहीं है, दूसरों को कन्विंस करने की बात नहीं है। प्रपोजल तो किसी एक आदमी के मानस में आ सकता है कि भाई आपको ध्यान आया कि ये करना चाहिए, उस पर स्वीकृति, सहमति सबकी होने के बाद वो निर्णय है, न कि वो पहले निर्णय हो गया है अब सबको कन्विंस किया जाएगा। पहले वो प्रस्ताव है, आइडिया है, बाद में वो कंक्लूजन है। वो पहले ही कंक्लूजन नहीं है, पहले एक आइडिया है, एक विचार है, एक प्रस्ताव है। धीरे धीरे सबकी सहमति है तो अब वो हमारा सामूहिक निर्णय है। लास्टली ये बात लिखा है, वो तो शुरू की ही बात की जगह से, जो स्वयं के अध्ययन अभ्यास की बात थी कि स्वयं के निरीक्षण के संदर्भ में प्रतिदिन हम कुछ समय लगा पाएँ, अभ्यास कर पाएँ। शुरुआती दिनों में गाइडेड अभ्यास का मतलब है किसी के सहयोग से, किसी के समर्थन से, कुछ लोगों के समूह में उसको करने से थोड़ी मदद मिल जाती है। अकेले में थोड़ी कठिनाई होती कई बार। जैसे आप एनबीसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई खड़ा है बगल में, तो जहाँ आपको चूक होती है वो खट से उसको ठीक कर देता है, तो आपको हेल्प हो जाता है अभ्यास करने में। वो नहीं हो तो अभ्यास के नाम पर हम कुछ और ही करते रह जाते हैं लंबे समय तक। ठीक है, रिफ्लेक्ट किया जाए, ध्यान दिया जाए। कोई प्रश्न होगा तो हम लौट के इस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। नमस्ते।